रहे और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन ब्रांच भी इनके तहत, इनके अंडर बहुत सुचारू रूप से कार्य कर रहा है और नॉर्थ इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर एग्जामिनेशन सिस्टम को मैं कहूँ तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। बहुत से पुरस्कारों से सुशोभित रहे आप। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। थोड़ी सी बीच में कमी है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी आपसे। हमारे आज के ओजस्वी वक्ता डॉक्टर विक्रम सिंह जी, सीनियर फिजिकल एजुकेटर, JNU न्यू दिल्ली से पिछले 13 वर्षों से कार्य को भक्ति के रूप में मानने वाले डॉक्टर विक्रम डॉक्टर BR अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित आज ज्ञान गंगा प्रवाहित करेंगे इस वेबिनार में। मैं स्वागतार्थ हूँ अपने सभी प्रतिभागियों की और आयोजकों की, खासकर डॉक्टर सरिता चौधरी, प्रोफेसर ममता जैन, प्रोफेसर अमनदीप। एक विशेष प्रकार का उत्साह पाया मैंने इन सब में इस वेबिनार को लेकर। शायद आज इस वैश्विक महामारी के इस दौर में वास्तव में ये विषय इम्यूनिटी थ्रू योग एंड आयुर्वेद समय की मांग है। आज हमें शारीरिक ही नहीं वरन मानसिक मजबूती की, बल्कि मस्तिष्क की मजबूती की और तंदुरुस्ती की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि थोड़ी निराशा का दौर है। पर कोई संदेह नहीं इसमें कि योग जीवन के सभी पहलुओं को सकारात्मक दिशा देता है। योग की विभिन्न मुद्राएं नेगेटिविटी को दूर करती हैं, शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने में संगीतबद्ध और लयबद्ध तरीके से काम करती हैं। तन मन को जो सुख दे वही योग है। मैं अगर एक लाइन में इसको एक्सप्लेन करूं तो मैं हमेशा से ये कहा करती हूँ, जो तन मन को सुख दे वही योग है। और आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली, या यूं कहें जीवन से संबंधित ज्ञान, दीर्घ आयु से संबंधित और स्वस्थ जीवन जीने की कला आयुर्वेद। हमारे ऋषियों का अनमोल उपहार, सर्वश्रेष्ठ और श्रेष्ठतम। विदेशी वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित हैं। अभी पिछले दिनों हमने एक इंटरनेशनल वेबिनार करवाया और जापान से एक रिसर्चर हमारे साथ जुड़े। उन्होंने अश्वगंधा पर काम करके उसके उपयोगों पर गर्व अनुभव किया। उनके गर्व के साथ हम भी गौरवान्वित हो गए और हमारा ये सौभाग्य है। बेसिकली ये एक अल्टरनेटिव चिकित्सा पद्धति है। डॉक्टर बलदेव और विक्रम जी के बारे में बात करेंगे। आयुर्वेद और योग दोनों भारतीय संस्कृति के अद्भुत, अद्वितीय, अतुल्य, अनमोल, अनुशासनात्मक और असाधारण उपहार हैं। और आज कोरोना के इस युग में जब दिशाविहीनता है, अवसाद है थोड़ा सा, समस्या का समाधान उन्हीं हवन कुंडों से निकलेगा। बलदेव जी, हुकम सिंह जी और विक्रम जी, मैं जानती हूँ कि आप भी यही कहेंगे कि समस्या का समाधान उन्हीं हवन कुंडों की अग्नि से निकलेगा। उसी नीम और पीपल की छांव में पुनः जाना होगा, उसी गाय माता की महिमा को पुनः स्वीकारना होगा, उसी चंदन और माँ तुलसी को घर घर में महकाना होगा, पुनः वेदों की ओर लौटना होगा। महर्षि दयानंद सरस्वती, जिनका एक ब्रह्म वाक्य था, बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो, और आर्य गर्ल्स कॉलेज उसी मंतव्यों पर आधारित है। ये हमारा सौभाग्य है। किसी भी बीमारी का, किसी भी आपदा का मुकाबला हम तभी कर सकते हैं हम अगर प्राचीन परंपरा की ओर लौटेंगे। और पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और महाविद्यालय पुनः आभारी है उन प्रतिभागियों का जो आज हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ मिलकर जो है वो इस वेबिनार को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। We'll start today's program by seeking the blessings of God by chanting Gayatri Mantra. Om Bhurvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi
धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। Our first speaker is Professor Baldev Kumar, Vice Chancellor, Shri Krishna Ayush University, Kurukshetra. Dear participants, we are really very fortunate to have three distinguished personalities among us. First of all, I would like to accord a very warm welcome to Professor Baldev Kumar, who is Vice Chancellor, Shri Krishna Ayush University, Kurukshetra. I'm reading out a brief biodata. He is a scholarly figure with a brilliant academic career. He is a gold medalist of BMS and a topper of his batch in 1991. He did his MD in Ayurveda from Jamnagar and PhD from University of Rajasthan, Jaipur. He did a 2-year regular super specialization course on Sanskrit commentaries on Charak Samhita from Delhi. He did 4 PGs in Sanskrit, Jyotish, Bharati Darshan and Western philosophy. He has to his credit 4 books, as many as 111 articles, 35 referred journals, 12 journal articles and 64 presentations. He is having PG teaching experience of as many as 20 years. He has administrative experience of 1.5 years at state level as Director Ayush Haryana. He has been VC of the Shri Krishna Ayush University, Kurukshetra University, Kurukshetra since 2nd March 2018 till date. Now, without taking much of the time, I would like to request Professor Baldev Kumar to express his views today. में ज्यादा मैं भी ना पढ़ते हुए सीधा विषय पे ही आता हूं और सभी आज के जो वक्ता हैं श्रीमान डॉक्टर विक्रम जी, डॉक्टर हुकम सिंह जी, आचार्य आर्य गर्ल्स कॉलेज अम्बाला कैंट और डॉक्टर सरिता चौधरी जी, डॉक्टर ममता जैन जी, डॉक्टर अमन दीप बक्कड़ जी, सभी को नमन करता हुआ और जितने भी और फैकल्टी मेंबर हैं जो इस वेबिनार को सुन रहे हैं और जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको अभिवादन करते हुए और ये जो 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसकी सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं आयुर्वेद की बात इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेद एंड योग ड्यूरिंग कोविड-19 ऐसा जो आज का विषय है। इम्यूनिटी हम जानते हैं कि शारीरिक व्याधि क्षमत्व जिसको हम कहते हैं, तो रोग शरीर में ना हो, क्षमता शरीर में उत्पन्न होना। मानसिक रोग भी होते हैं, हम जानते हैं, शारीरिक रोग भी होते हैं। तो जो शारीरिक रोग होते हैं वो धीरे धीरे मन के रोगों में कन्वर्ट हो जाते हैं और मानसिक रोग जब होते हैं तो उनका भी असर शरीर पे पड़ता है। इसलिए जो शारीरिक दोष हैं, वात पित्त कफ, उन पे भी कहीं ना कहीं असर पड़ता है। तो दोनों रोग यानी मानसिक और शारीरिक एक दूसरे पे असर डालते हैं। इसलिए जब चिकित्सा की बात करते हैं, शारीरिक रोग की चिकित्सा करते समय हम ये देखते हैं कि अगर वो रोग पुराना है तो कहीं ना कहीं मन की चिकित्सा भी उसमें करनी पड़ती है, और मन का रोग यदि पुराना है तो शरीर की चिकित्सा भी उसमें करनी पड़ती है। इसलिए
3 प्रकार की चिकित्सा में बता रखी है, दैवोपाश्रय चिकित्सा, सत्वावजय चिकित्सा और युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा। तो जो युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा है वो तो शारीरिक रोगों के संदर्भ में ज्यादा है, और जो सत्वावजय चिकित्सा है वो है मानस रोगों के संदर्भ में। तो योग दिवस है आज, इसलिए की बात मैं पहले करता हूं कि योग के माध्यम से हमने कहा कि योग चित्त वृत्ति निरोध, ऐसा हम सब जानते हैं पतंजलि योग सूत्र के माध्यम से। गीता ने कहा कि योग कर्मसु कौशलम, तो ऐसा जो गीता में कहा, तो जो भी व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य इस संसार में करता है तो उस कार्य को पूर्ण योग्यता के साथ और उसको पूर्णता के साथ और परफेक्शन के साथ यदि कोई व्यक्ति करता है तो वो योग युक्त व्यक्ति है। ऐसे ही जब चित्त की वृत्तियों की निरोध की बात आती है तो चित्त मन को बोलते हैं। अंतःकरण में मन, बुद्धि और अहंकार ऐसे 3 आते हैं। तो शरीर और मानस ऐसे 2 भेद करें यदि व्यक्ति के, कि ये 2 कंपोनेंट मुख्य रूप से हैं, एक जो चेतनता का प्रतीक है इस शरीर में और एक पांच भौतिक जो तत्व है ऐसा शरीर। तो चेतनता का प्रतीक है, उसमें आत्मा, मन, इंद्रिय और बुद्धि इस प्रकार से इनका गणना करते हैं। तो मन की जब बात करते हैं तो चिंत्यम, विचार्यम, उह्यम, ध्येयम, संकल्पम, ऐसे 5 विषय मन के हैं। और योग क्या है? योग के माध्यम से नहीं मन को साधना नहीं क्या। तो हम बहुत सारे विद्यार्थी भी अभी इस वेबिनार में बैठे, तो हम जब कुछ भी पढ़ते हैं, जिस भी विषय का हम अध्ययन कर रहे होते हैं, तो जब तक कंसंट्रेशन से हम उसको नहीं पढ़ते तो उसका अधिगम हमें नहीं हो पाता, हम उस तक पहुंच नहीं पाते, उस विषय वस्तु तक। तो मन की कंसंट्रेशन उसके लिए बहुत आवश्यक है। में इसी कंसंट्रेशन को और इस ज्ञान प्राप्ति को एक क्रम में बता रखा है। जैसे हमारे शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जो सेंसरी ऑर्गन जिनको हम बोलते हैं, और बाहर जिस भी विषय का ग्रहण कर रहे होते हैं, कुछ भी सुनना है, कुछ भी देखना है, किसी भी चीज के टेस्ट का अनुभव करना है, किसी भी चीज को वो गर्म है या ठंडी है ऐसा स्पर्श करके देखना है, तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो 5 विषयों को ग्रहण करती हैं। इस ग्रहण करने का एक क्रम बता रखा है कि दुनिया के जितने भी विषय, चाहे वो सुनने के हों, देखने के हों, सूंघने के हों, तो ऐसे सब विषयों को ज्ञानेंद्रियां ग्रहण करती हैं सबसे पहले। और ज्ञानेंद्रियां जब उसको ग्रहण कर लेते हैं तब मन उस पे चिंत्यम, विचार्यम, उह्यम, ध्येयम और संकल्पम, ऐसे 5 स्टेप्स उस मन के हैं, वो उन पे पूर्ण करता है। अंत में संकल्प करके जो उसका एक विषय है मन का, संकल्प का मतलब होता है कि उस समय पूर्ण रूप से उस वस्तु का ज्ञान उस व्यक्ति को हो चुका होता है। बुद्धि जो है वो ज्ञान को बुद्धि बोलते हैं, और बुद्धि को निश्चयात्मिका बुद्धि बोलते हैं। जब हम किसी विषय पे के ज्ञान पे दृढ़ हो जाते हैं कि हाँ इसी प्रकार का ज्ञान है, ये यही वस्तु है जो हम जानना चाहते हैं, तो उसका पूर्ण ज्ञान होने को ही निश्चयात्मिका बुद्धि कहा, व्यवसायत्मिका बुद्धि भी कहा। तो इसके बाद चौथा स्टेप है आत्मा का। आत्मा जो है वो चेतनता का नाम है। इस शरीर में जब तक चेतनता है तब तक हम जीवित, ऐसा हमें कहते हैं कि हम जीवित हैं। और जब वो आत्मा इस शरीर में चेतन तत्व नहीं रहता तो तब हम मृत और 5 भौतिक शरीर है, मिट्टी है, ऐसा हम व्यवहारिक रूप से उसको बोलते हैं। तो ये जो चेतनता है शरीर में, इसकी उपस्थिति में ये जो मन है उन ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्रहण किए गए विषयों पे चिंतन करता है, और ये चिंतन उसका सम्यक प्रकार से रहे, ठीक प्रकार से विद कंसंट्रेशन रहे, तो इसके लिए योग की आवश्यकता पड़ती है। तो जिन व्यक्तियों की कंसंट्रेशन बहुत अच्छी है तो वो भी योग से युक्त हैं, ऐसा हम मानते हैं। योग के लिए कोई विशेष प्रकार का आसन लगा करके, विशेष प्रकार की मुद्रा में बैठ करके, विशेष प्रकार के स्थान पे जा करके फिर योग करना,
ऐसा इसका अर्थ बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्यवहारिक रूप से उसका अर्थ है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी काम में लगे हैं, उस काम को पूर्णता से करना और उसकी तह तक पहुंचना कि वो है क्या, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं उसकी तह तक पहुंचना कंसंट्रेशन के साथ, तो ये योग है। इसलिए व्यवहार में योग चीजों को जानने और समझने का विषय है। और जानना और समझना क्यों, तो जितने भी दर्शन भारतीय धरोहर की बात अभी बहन अनुपमा जी ने की कि ये भारतीय धरोहर है योग, तो ऐसे ही भारतीय धरोहर में ये जितना भी भारतीय साहित्य आता है, भारतीय दर्शन है, तो भारतीय दर्शनों में एक ही विचार सभी ने किया, जितने भी आस्तिक दर्शन है, कि इस संसार की, इस पूरे सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और ये जो व्यक्ति है इस व्यक्ति की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इस पे विचार करते हुए दूसरी बात फिर ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति जब इसमें संसार में आ ही गया तो इसको सुख कैसे मिले, और सुख कैसे मिले तो फिर इसकी लंबी आयु कैसे हो। इसलिए दीर्घ आयु की कामना, जीवेत शरदे शतम ऐसा भी कहा, तो दीर्घ आयु की कामना भी व्यक्ति के साथ साथ की। तो इसलिए जो योग है, जितने भी दर्शन है, उन सब ने व्यक्ति के सुख की चिंता की और सुख दीर्घ आयु की चिंता की। उनमें से योग सीधा सीधा जब पढ़ते हैं तो ऐसा ध्यान में आता है, अष्टांग योग है। तो अष्टांग योग के जो पूर्व के 4 उसके भाग हैं, तो वो सामाजिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, इसकी तरफ इंगित करता है। ऐसे ही जो आयुर्वेद है, ये जो शब्द है आयु केवल एज का द्योतक नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि इसकी 15 साल आयु है, इसकी 30 साल आयु है, 40 साल आयु है, तो ये आयु शब्द वो एज नहीं है। आयु का अर्थ है जीव, मतलब जन्म से मृत्यु पर्यंत व्यक्ति कैसा था, और कैसा था मतलब भी शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, सामाजिक रूप से स्वस्थ है, स्पिरिचुअली वो स्वस्थ है, तो ऐसा देखा जाता है। तो ये पूर्ण रूप से उसकी स्वस्थता का प्रतीक है। तो इसलिए आयुर्वेद में हित आयु, अहित आयु, दुख आयु और सुख आयु, ऐसे 4 प्रकार की आयु बताई। और 4 प्रकार यानी जो सुख आयु है वो सामाजिक बिल्कुल स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, बड़ों का सम्मान करता है, छोटों के प्रति स्नेह रखता है, जो भी वो व्यवसाय करता है उस व्यवसाय को धर्म पूर्वक करता है, किसी को नुकसान करके, हानि करके वो खुश नहीं होता, दूसरे के नुकसान में उसको भी दुख होता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता। तो ये सारा का सारा सदाचार, सद्वृत्त, आचार रसायन, ऐसा आयुर्वेद में वर्णन है। तो हित आयु उस व्यक्ति की आयु को बोलते हैं। हित आयु का अर्थ है कि वो व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वस्थ है कि नहीं है। तो जिस व्यक्ति को हम निंदा की दृष्टि से देखते हैं, निंदा के शब्द प्रयोग करते हैं जिस व्यक्ति के लिए, तो वो व्यक्ति इस संसार में दुख आयु के साथ जीता है, उसकी आयु दुख आयु कही जाती है। ऐसे ये जो हित आयु और अहित आयु है, ये है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में। तो हित आयु है वो पूरे योग में कुछ पथ्य बता रखे हैं, कुछ क्रियाएं बता रखी हैं, विधि विधान बता रखे हैं कि ऐसा ऐसा व्यक्ति को भर करना चाहिए, जो जो उसको करने के लिए बोला है वैसा यदि व्यक्ति करता है विधि विधान के साथ, तब वो हित आयु जीता है, क्योंकि वो स्वस्थ रहता है। उसके जो शरीर के वात पित्त कफ है तो वो सम रूप से रहते हैं, समान मात्रा में रहते हैं, उनमें विषमता नहीं आती, तो इसलिए व्यक्ति रोगी नहीं होता। ऐसे ही मन के 2 दोष हैं, रज और तम। तो मन के 2 दोषों को भी सम रूप से रखने के लिए योग की आवश्यकता होती है। और साथ में ये भी कहा हमारी संस्कृति में कि खाएगा अन्न वैसा होगा मन। तो इसलिए आहार का भी कहीं ना कहीं रोल मन के रज और तम दोषों में पड़ता है।
ऐसे ही विहार का भी, विहार का मतलब होता है कि व्यक्ति इन लोगों की संगति में रहता है, इन लोगों के साथ उठता बैठता है। तो ये जो व्यक्ति की संगति का भी असर उसके मानसिक दोषों पे पड़ता है। वो सात्विक गुण युक्त होता है, राजसिक गुण युक्त होता है, तामसिक गुण युक्त होता है। तो ये मानसिक स्वास्थ्य पे उसके रहन सहन का भी असर पड़ता है। तो इसलिए आयुर्वेद में प्रमुख रूप से आहार और विहार, इनको दोनों को कहा गया। आहार और विहार कहा गया मतलब कि जिन चीजों का सेवन करता है वो सब आहार के अंतर्गत आते हैं। आहारण ऐसी क्रिया, आहारण क्रिया किस किस के लिए होती है? तो जो भोजन हम सेवन करते हैं उस रूप में उस भोजन की बात है। फिर जलीय तत्व चीजों का हम सेवन करते हैं तो वो जल भी आहार है। ऐसे ही जो वायु तत्व है, प्राण वायु है, उसका जो सेवन करते हैं वो भी आहार के अंतर्गत आता है। ऐसे आहार में इन तीनों के सेवन का जो विधान बता रखा है आयुर्वेद में कि ऐसे ऐसे भोजन करना है, ऐसे आहार में जल का सेवन करना है, ऐसी वायु का सेवन करना है। तो ये जो वर्णन है ये आहार के अंतर्गत आता है। तो आहार का विधि विधान बता रखा है। ऐसे ही विहार बता रखा है। तो विहार का मतलब है कि व्यक्ति को सुबह से लेकर शाम तक, यानी जब वो सुबह जगे और सोने तक उसको क्या क्या करना, और जब रात्रिचर्या यानी रात को किस प्रकार से सोए, कैसे बिस्तर में सोए, किस प्रकार के ओढ़ने के वस्त्रों का प्रयोग करे, कैसे घर में सोए, ये सारी व्यवस्था भी आयुर्वेद ने की। फिर ऐसे ही देश में हम जानते हैं कि तो 6 ऋतुओं में हर एक ऋतु की ऋतुचर्या बता रखी है। तो ऋतुचर्या में आहार किस प्रकार का करें हर एक ऋतु में, वो उसमें बता रखा है। तो 6 ऋतुओं का पूरा यानी उसको ऋतुचर्या हम बोलते हैं, तो उसका बता। तो ये जो आहार विहार है आयुर्वेद में, ये व्यक्ति को स्वस्थ रखने का साधन भी है। यदि इस आहार विहार से परे हटे, इनका उपयोग ठीक से विधि विधान से नहीं किया तो व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो ये व्यवस्था है। और इसी के माध्यम से मैंने कहा कि मन पे भी प्रभाव पड़ता है। तो मन पे यानी मानसिक दोष फिर विषमता को प्राप्त होंगे, फिर मानसिक रोग होगा। अब स्वस्थ कैसे रहा जाए, इसके लिए व्यवस्था आयुर्वेद ने दी। पूरा दिनचर्या का वर्णन किया कि दिनचर्या ये है, रात्रिचर्या ये है, ऋतुचर्या ये है, प्रत्येक ऋतु में करना ये है। ऐसी एक व्यवस्था ये दी जो इम्यूनिटी से जिसका संबंध है, वो है प्रकृति व्यक्ति की बताई। जैसे कि ये व्यक्ति इस प्रकृति का है, तो प्रकृति का कंसेप्ट दिया है इसने। तो प्रकृति जैसा हम सब भी फील करते होंगे कि घर में भी कई बार बुजुर्गों को हमारे लिए या खुद के लिए बोलते हुए सुना होगा कि इसकी तासीर तो गर्म है, ये तासीर का है। तो ये जो तासीर शब्द प्रयोग करके उस प्रकृति का वर्णन किया, तो प्रकृति व्यक्ति की जन्म से गर्भ से ही तय हो जाती है कि गर्भ में उसको किस प्रकार का खान पान माँ ने लिया, और उससे उसके दोनों यानी जो पेरेंट्स हैं, तो दोनों पेरेंट्स ने जीवन भर किस प्रकार का आहार विहार लिया, किस प्रकार का आचार व्यवहार पूरा जीवन भर रहा, तो उसका असर उनकी एक एक सेल पे पड़ता है। तो जब एक एक सेल पे पड़ता है, तो जैसे ही उन दोनों के संयोग से एक नया जीव इस पृथ्वी पे आता है, तो वो जो नया जीव है वो जैसे ही गर्भ में आता है, तो उसी समय उसकी तय हो जाती है, उसी समय उसकी इम्यूनिटी भी तय हो जाती है। तो उसकी इम्यूनिटी को तय करने वाले वो 2 लोग हैं प्रमुख रूप से, जो उसके पेरेंट्स हैं। उन्होंने जीवन भर किस प्रकार का आहार विहार किया, इस पे डिपेंड करती है उसकी इम्यूनिटी भी और उसकी प्रकृति भी। फिर वो जो 9 महीने का कार्य मतलब पूरा काल है, तो उस काल में माँ ने किस प्रकार का आहार विहार किया, किस ऋतु में गर्भ धारण हुआ और किस ऋतु में जाके जन्म हुआ बच्चे का, तो इस डिपेंड करती है। और उसको जीवन भर क्या क्या रोग होंगे या किन किन रोगों से वो बचा रहेगा,
तो ये सारा भी निर्धारण इन दो बातों से होता है। इसलिए है उसको वेलनेस का कार्ड हमने कहा कि ये वेलनेस का कार्ड है प्रकृति। तो इसलिए हर व्यक्ति 1.5-2 घंटे का समय लगता है अपनी अपनी प्रकृति अगर वो दिखवा ले एक वैद्य के पास जाकर के, तो प्रकृति का मतलब है कि उसके ये जो शरीर में वात पित्त है और जो मानसिक दोष भी हैं रज और तम, इनमें से कौन सा बड़ा हुआ है कौन सा कम है या वो सम रूप में है, तो ये उससे पता चलता है। तो हम अगर कहें कि ये व्यक्ति स्वस्थ है तो ये बोलना किसी के लिए भी 100% सही नहीं हो सकता, क्योंकि हर व्यक्ति के जब हम पैरामीटर्स देखते हैं वात पित्त कफ के और रज और तम के, तो वो कभी भी सम रूप में मिलते ही नहीं किसी भी व्यक्ति के। तो इसलिए ये तो तय है कि हम जिसको स्वस्थ बोलते हैं तो वो एक रिलेटिव टर्म है स्वस्थ होना। तो रिलेटिवली वो दूसरों की अपेक्षा हमें स्वस्थ लग रहा होता है, उसकी क्रियाएं सारी स्वस्थ रूप से हो रही होती हैं, हमें लगता है कि इसको कुछ नहीं है, लेकिन जब उसकी हम असेसमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं दोषों का तरतम भेद वहां भी देखने को मिलता है। इसलिए जब वहां देखने को मिलता है तो वहीं पे इस प्रकृति का रोल आता है कि जिस भी की डोमिनेंस उस शरीर में है तो उससे उसको संभलना पड़ता है पूरी जिंदगी भर। तो हम उसको कहते हैं कि इन रोगों प्रोन रहोगे पूरी जीवन भर, इसलिए इन रोगों के लिए एक उसको डाइट चार्ट हम बना के देते हैं। ये डाइट चार्ट आपको जीवन भर इसका ध्यान रखना है ताकि आपकी प्रकृति में जो दोष बढ़ रहा है उसको उससे होने वाले जो रोग हैं वो ना हो। ये चिंता आयुर्वेद ने प्रकृति के माध्यम से इम्यूनिटी की भी और जो रोग ना हो उसकी। ये जो मैंने चर्चा आपके सामने एक आयुर्वेद की रखी और उसके कुछ पार्ट ऐसे बताए कि जिसमें दिनचर्या है, रात्रिचर्या है, ऋतुचर्या है और व्यक्ति की प्रकृति है। यानी ये हम सब लोगों के जानने का विषय भी है, केवल आयुर्वेद के लोगों के जानने का विषय ऐसा नहीं है। दूसरा मैंने उसमें कहा कि सद्वृत्त और सदाचार, इसका भी वर्णन है, जिसको रसायन के नाम से कहा है, आचार उसको बोलते हैं। तो जब व्यक्ति सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, तो उसके शरीर में जिन हार्मोन्स का निकलना जरूरी होता है वही निकलते हैं और जो दुष्प्रभाव शरीर पे पड़ते हैं वो नहीं पड़ते। इसलिए योग और आयुर्वेद इन दोनों के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त किया जा सकता है। और जो जिन रोगों के प्रोन हैं, जिन रोगों की भावना है जिन लोगों में, उनको भी पहले से प्रकृति के माध्यम से एक असेसमेंट रोगों की हो जाती है, एक पूर्व अनुमान हो जाता है पूर्व में ही कि इनको ये रोग हो सकते हैं। अब एक मोक्ष की कल्पना आयुर्वेद ने की, तो मोक्ष का यहाँ पे वो जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना इस प्रकार का अर्थ आयुर्वेद में उसका नहीं है। मोक्ष का सीधा सीधा अर्थ है कि ये जो व्याधि व्यक्ति को होती है उससे छुटकारा पाना, ये मोक्ष है। तो 3 प्रकार की व्याधियां वहां पे बताई कि जो व्याधियां हमें भूतकाल में हो चुकी है, ऐसे भूतकाल की व्याधियां, तो भूतकाल की व्याधियां कई बार पुनरावर्तन कर लेती हैं, रिलैप्स हो जाती हैं, तो वो भूतकाल की व्याधियों का रिलैप्स ना हो इसकी चिंता की और उनकी चिकित्सा के बारे में लिखा। वर्तमान में होने की व्याधियां जो अभी प्रेजेंट में चल रही हैं उनकी चिकित्सा और भविष्य की व्याधियां जो उनकी चिकित्सा कैसे हो, उनका चिंतन कैसे हो, कौन सी व्याधियां हो सकती हैं, इस पे चिंतन किया। ऐसे 3 प्रकार की। तो सर्वेषाम वेदना नाम अवर्तनम, ऐसा योग मोक्ष की स्थिति में कहा। और योग को कहा कि योग मोक्ष प्रवर्तकः, तो मोक्ष की तरफ ले जाता है योग। और योगे मोक्षे च सर्वेषाम वेदना नाम अवर्तनम, और योग और मोक्ष की स्थिति जब होती है व्यक्ति की, तो वो सभी प्रकार की वेदनाओं से छुटकारा उसको मिलता है। तो ये बात भी कही। तो सीधा सीधा संकेत, यानी योग और आयुर्वेद साथ साथ चलने वाले दोनों पक्ष हैं, दूसरे के बिना अधूरे हैं। दोनों के माध्यम से शारीरिक और मानसिक
ऐसी व्याधियों की चिकित्सा की जा सकती है। ये जो योग है, हम 6वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज मना रहे हैं, तो ऐसे ही आयुर्वेद भी पूरी दुनिया में एक आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाए, इसके लिए हम सब शुभकामना करते हैं। और आयुर्वेद पद्धति इस पूरे राष्ट्र की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित हो, इसके लिए भी हम जगह जगह बात करेंगे। तो वो भी ऐसी कामना भी मैं इस मंच से करता हूँ और सबसे अपेक्षा करता हूँ कि आयुर्वेद को इस दृष्टि से देखें कि जैसा आदरणीय प्रिंसिपल साहब ने कहा कि पूरे जगत में अगर कोई पैथी थी तो वो हमारी पैथी थी, आयुर्वेद पैथी थी। 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई और पहला जो एलोपैथी कॉलेज खुला इंडिया के अंदर, वो 1835 में खुला था कलकत्ता में। आप देखिए कि 1600 ईस्वी से लेके 1835 तक कौन सी चिकित्सा इस देश में चल रही थी, और यह 1600 से पहले कौन सी चिकित्सा चलती थी यहाँ इस देश में। तो यदि ये हम इतिहास भी देखते हैं तो भी उस चिकित्सा पद्धति का इतिहास जो कन्वेंशनल है बहुत पुराना यहाँ भारत में नहीं है। 1835 के बाद ये सारी स्थिति बदली कि बहुत सारे कॉलेज फिर खुलते गए, आयुर्वेद के कॉलेज बंद होते गए, आयुर्वेदिक चिकित्सा खत्म होती गई, और इसके सोची समझी चाल थी लोगों की, ये भी हम सबको कहीं ना कहीं इतिहास से पता चलता है। तो इसलिए आयुर्वेद तो पूर्ण चिकित्सा पद्धति है। अभी बहन जी कह रही थी कि ये अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, तो नहीं है बहन जी। जो आयुर्वेद है वो कंप्लीट चिकित्सा पद्धति है, पूर्ण चिकित्सा पद्धति है, और वो यानी मेन स्ट्रीम ऑफ मेडिकल सिस्टम है। ऐसा हम भारत में उसको कर सकते हैं और होना भी चाहिए ऐसा, क्योंकि अगर मैं पूरों लिस्ट लेके बैठूं आपके सामने तो ऐसे बहुत सारे रोग हैं, यानी अधिकांश रोग ऐसे हैं जो आयुर्वेद से ठीक होते हैं। केवल सर्जिकल्स में हमें वहां जाना पड़ता है। बहुत सारे जितने अभी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जितने भी हैं, उसका कहीं कोई एलोपैथी में जवाब नहीं है। बहुत सारे रोगों की पूरी जिंदगी भर दवाई खानी पड़ती है। ऐसे ही लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जितने हैं, जिनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से कहा, तो उसका भी एक बहुत है जिसका एलोपैथी में कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसका आयुर्वेद से ही सॉल्यूशन है। बस दिक्कत इतनी है केवल कि वो आम जनता जो अपने भारत की है, उनको ये बात पता ही नहीं है कि ये रोग से ठीक हो जाते हैं। ऐसी ना हमारी उन तक पहुंचा है, ना उनकी हमारे तक पहुंचा है। एक बीच में गैप है बहुत बड़ा, वो समझ नहीं आता कि वो किस कारण से है। तो एक गैप को हमें इसको कम करना होगा, और फिर आप देखेंगे कि आयुर्वेद के माध्यम से तो बहुत सारे रोगों की चिकित्सा हो रही है। और हमारे यहाँ श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी में बहुत सारे रोगों की चिकित्सा कर रहे हैं। तो ऐसा और भी पूरे देश भर में भी, यानी जहां जहां अच्छे वैद्य हैं, जहां जहां अच्छे संस्थान हैं, वहां पर सभी रोगों की चिकित्सा हो रही है। तो इसलिए हम भी प्रयास करें कि आयुर्वेद अपना के देखें, एक बार मौका दें, तो मुझे लगता है निराशा नहीं मिलेगी, क्योंकि ये भारतीय धरोहर है, भारतीय जो ऋषि परंपरा चिंतन है, उसके चिंतन से निकला हुआ एक ज्ञान की धारा है, तो उसका हमें उपयोग करना ही चाहिए। तो अभी मैं इतनी बात रखते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ, और अंत में आयोजक मंडल पूरा जो है आर्य गर्ल्स कॉलेज अम्बाला, उनकी सभी जो फैकल्टी हैं, माननीय प्रिंसिपल महोदय हैं और आयोजक मंडल है, उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने आयुर्वेद की बात को बहुत सारे लोग पहुंचाने का मुझे माध्यम चुना, तो उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और सबको एक बार फिर से नमन करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आयुर्वेद जय भारत, जय योग। We are really thankful to Dr. Baldev Kumar for his very enlightening discourse. He has thrown light on how yoga and Ayurveda are helpful in maintaining the physical as well as mental health of the people. Thank you, sir. Thank you very much. The next speaker of the day is a man of great repute.
from JN University. He is Dr. Vikram Singh from Jawaharlal Nehru University, New Delhi. He is BPed, MPed, MPhil gold medalist in physical education. He has done Masters in Preksha Meditation Science of Living and Yoga from Jain Vishwa Bharati Institute, Rajasthan. He has qualified UGC in NET, JRF, SLET, Haryana and Punjab. He got Young Scientist Award in 2002 by Sports Psychology Association of India in Jammu. He is also B.R. Ambedkar Awardee 2016 for his contribution to yoga. He attended more than 75 national, international conferences, webinars, workshops in India and abroad. He has 73 research publications with 13 books on yoga, fitness, and physical education. He worked as a teacher in Diet, Delhi for 7.5 years. Presently, he is working as senior physical educator in Jawaharlal Nehru University, Delhi. He has been serving here for the last more than 13 years. Sir, we welcome you. I request you to start your discourse, sir. Dr. Vikram Singh, sir, from JNU, New Delhi. थैंक यू मैडम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। Yes, sir, you're audible. यदि आप बाकी लोगों को म्यूट कर देंगे तो काफी आसानी रहेगी। Sir, सब लोग म्यूट हैं। All are again requested to put your mics on mute mode. Thank you so much. Okay. I am grateful to the organizers, Arya College, Ambala, Arya Girls College, Ambala. I'm grateful to Amandeep Madam. I'm grateful to the principal. And I express my thankfulness and gratitude to Dr. Baldev Kumar ji, to the controller of examination, Kurukshetra University, and other dignitaries present here. कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबके साथ इम्यूनिटी के विषय पर इस पावन अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप लोगों से बातचीत कर सकूं। मेरा ऐसा अनुमान है कि आप सभी ने बहुत सारे सेशन अटेंड कर लिए होंगे अभी तक। एक एक व्यक्ति ने कम से कम 10-10, 12-12 तो मिनिमम कर ही लिए होंगे, और सभी जगह पर अधिकतर योग और इम्यूनिटी से संबंधित, लॉकडाउन से संबंधित बहुत सारे विषयों पर बातचीत ऑलरेडी हो चुकी होगी। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जो स्पीकर हैं उनके पास बोलने के लिए शब्द कम पड़ रहे होंगे, आपका ज्ञान जो है वो ज़्यादा हो गया होगा। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे हम इंटरैक्टिव बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। एक लो वॉइस का मैसेज आया है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर, आपकी आवाज क्लियर है? सर, विषय है वो है, आप सुन पा रहे हैं? yes sir, you are audible. ओके, थैंक यू फॉर म्यूटिंग अदर्स। कोई बात नहीं, मेरा भी अनम्यूट हो गया था, मैंने अनम्यूट कर लिया। So sometimes I have to scroll and find each moment who is on unmute mode. नो प्रॉब्लम, यू गो अहेड। हाँ, तो मैं मोबाइल पे हूँ ना जी, तो पता लग गया था मुझे। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। तो जो हमारा ये इम्यून सिस्टम है, इसमें दो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है, एक है इम्यून और एक है सिस्टम। एक बात हमें ध्यान देनी पड़ेगी कि ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है, और ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है।
ये उस दवाई की तरह नहीं है कि आपने एक दवाई ली और आपकी जो है वो विटामिन डी का आपने सप्लीमेंट लिया, दवाई ली एक विटामिन डी की, या आपने कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले लिए, या B16 कंज्यूम कर लिया, एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जैसे प्रोटीन पाउडर कहीं से कंज्यूम कर लिया और आपकी बीमारी दूर हो गई। इम्यून सिस्टम के विषय में बहुत अधिक शोध होते रहे हैं और अभी भी हम 10% से ज़्यादा इम्यून सिस्टम के बारे में नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए हैं। उसका सबसे महत्वपूर्ण या बहुत सारे कारण यदि मैं कहूँ, वो ये हैं कि ये नहीं पता कि वायरस कितने प्रकार के हैं। वायरस को जब हम कल्चर करते हैं शरीर से बाहर निकाल कर, या किसी भी तरह के बैक्टीरिया को जब हम बाहर निकाल के कल्चर करते हैं, उसको हम इन विट्रो कहते हैं। तो जो बॉडी से हमने एसे लिया या जो बॉडी से हमने ब्लड लिया, उसको जब हम इन विट्रो लैब में कल्चर करके निकालने का प्रयास करते हैं कि इसमें कौन सा वायरस है, उसकी क्या आरएनए है, क्या डीएनए है, ताकि हम उसका इलाज ढूंढ सकें, वो एक प्रक्रिया हमें वैक्सीन बनाने में और इम्यूनोथेरेपी में मदद करती है। और अक्सर ऐसा होता है कि इन वीवो भी हम शरीर के अंदर भी हम बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनको डालकर हम ये प्रयास करते हैं पता लगाने का कि इस वायरस की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, ये वायरस जो है किस तरह से कौन से सेल्स पे ज़्यादा अटैक करता है। ये जो दोनों टेक्निक्स हैं ये कुछ हद तक तो कामयाब हैं, लेकिन बहुत हद तक ये टेक्निक्स कामयाब नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि वायरस को टैकल करना, वायरस को आइडेंटिफाई करना और फिर उस वायरस का क्या नेचर है। आप देख रहे होंगे आजकल कोरोना वायरस का यही नहीं पता लग रहा था शुरू में कि जो व्यक्ति सिम्टोमेटिक है, अगर उसे सर्दी जुकाम है, बुखार नहीं है, तो उसे हम पहले कह रहे थे कि उसे हो सकता है कोरोना नहीं है। उसके बाद में स्टेटमेंट आई कि ये तो स्ट्रोक भी कर रहा है, लोगों को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है इससे। फिर ये बात सिद्ध हुई कि ये वायरस जो है वो हमारे गले तक ही आ पाता है। उसके बाद तो निमोनिया की वजह से डेथ हो रही। उसके बाद फिर स्टेटमेंट दोबारा बदली WHO की और उन्होंने ये कहा कि भाई इसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें जॉइंट पेन भी होता है, इसमें स्किन पे रैशेस भी होने लगे हैं और इसके अंदर जो हमारे लंग्स हैं वो बड़ी जल्दी कोलैप्स कर जाते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कल परसों की स्टेटमेंट है WHO की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो वायरस है अगर किसी तरह का एसिम्प्टोमेटिक पर्सन है, यानी उसमें किसी प्रकार के सिम्टम नहीं है, सर्दी जुकाम बुखार, तो वो कैरियर नहीं है। तो एकदम से यू टर्न ले लिया अपनी स्टेटमेंट में। वैसे भी जो वायरस है ये हमारे जीन्स पे डिपेंड करता है, हमारे आरएनए डीएनए पे डिपेंड करता है, हमारी एज पे भी डिपेंड करता है, हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन पे डिपेंड करता है। बहुत सारी जगह ऐसा शोध हुआ है कि कोरोना वायरस जो है वो इंडिया में रूरल बेल्ट में, ट्राइबल बेल्ट में असर नहीं दिखा पा रहा। ये जो वायरस है वो सबसे ज़्यादा यूरोप और जो डेवलप्ड कंट्री है अमेरिका जैसे, वहाँ सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा लोगों को ये वायरस इफेक्ट कर रहा है। तो जो ट्रू नेचर है, जिस भी तरह का कोई पैथोजन हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो नया वायरस हो, चाहे वो पुराना वायरस हो, हम सबका ये प्रयास रहता है कि हम अधिक से अधिक उसके बारे में जानकारी करके उसे आइसोलेट करके उसको ट्रीट करें, उसकी वैक्सीनेशन निकालें ताकि वो हमारे इम्यून सिस्टम पे इम्पैक्ट ना डाले। आपने देखा पढ़ा होगा कि 1918 में एक वायरस आया जिसके कारण 5 करोड़ लोग जो है वो मरे। उस वायरस में इतनी अधिक संख्या में जो लोग मरे, जो कि आज तक का हाईएस्ट है, इतनी अधिक मौतें कभी नहीं हुई। उस समय WHO भी नहीं बना था, WHO भी बाद में बना 1948 में। हुआ ये कि उस समय वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी और सभी सोल्जर्स जो है वो ग्रुप में अपने अपने घरों को जा रहे थे। उसकी वजह से वो वायरस जो है बहुत अधिक स्प्रेड हुआ और लोग एक के बाद एक मरते चले गए, पूरे के पूरे गांव समाप्त हो गए। उसके बाद यदि आप हिस्ट्री देखें तो कोई ना कोई वायरस जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम पे प्रभाव डालता ही आया है। अभी रिसेंटली में जो एक वायरस है वो है MERS वायरस 2012 में जिसे इन्वेंट किया गया, जो कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ज़्यादा पाया जाता है और वो भी जो है उसका रीज़न भी जूनोटिक पाया गया, यानी कि वो कैमल के मीट से और कैमल के जो यूरिन है उससे वो वायरस जो है जनरेट हुआ और बहुत सारे लोग आज भी उस वायरस से पीड़ित हैं
हालांकि वो कुछ ही 6-7 देशों तक सीमित है, लेकिन उसकी वैक्सीन आज तक नहीं बनी। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके ऊपर लगातार इन वायरसेस का, इन बैक्टीरियाज का अटैक चलता रहता है। हमें ये बात मान लेनी चाहिए, ये बात समझ लेनी चाहिए कि हमें केवल और केवल अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना है। वायरस तो आते जाते रहेंगे। आगे भी जब इस वायरस की पूरा केमिकल कंपोजिशन जब हमें समझ आएगा, हो सकता है 6 महीने बाद समझ में आए, साल बाद आए, 2 साल बाद आए, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वायरस दोबारा से हमें अटैक नहीं करेगा। जैसे आजकल आप देख रहे हैं, अगेन वुहान सिटी में पहले बिल्कुल पूरी तरह से कंटेन हो गया था, लेकिन फिर दोबारा इसके स्ट्रेन्स देखने को मिले और वहाँ फिर से 550 के करीब लोग जो हैं कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो गए। अब बात आती है हमारे इम्यून सिस्टम की, जो हमारा बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम भी होता है, एक्वायर्ड भी होता है, इननेट भी होता है और पैसिव इम्यूनिटी भी होती है। अब हमारे जो बहुत से बॉडी के अंदर सेल्स हैं, करोड़ों बिलियन ट्रिलियन सेल्स हैं, बल्कि जितने हमारी बॉडी में सेल्स है उससे ज़्यादा हमारे शरीर में, कहीं ज़्यादा 10 रेज़ टू द पावर अगर 14 माने, उससे ज़्यादा हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरियाज हैं। और ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए ज़रूरी भी हैं, और वायरसेस भी हमारे शरीर के लिए बहुत से वायरस ऐसे हैं जो ज़रूरी हैं। सारे वायरस खराब नहीं होते, वायरस हमेशा हार्मफुल नहीं होता। ये जो हमारे शरीर के अंदर हमारा ऑटोमेटिक इम्यून सिस्टम है, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको हम कह देते हैं वाइट ब्लड सेल्स, और इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। और जब ल्यूकोसाइट्स हमारे इन्फेक्ट हो जाते हैं, WBC, उसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं, जो अक्सर बच्चों में पाया जाता है, यानी कि वाइट ब्लड सेल का कैंसर जिसे हम कह देते हैं। लिम्फ का जब हमारा इम्यून सिस्टम कैंसरस हो जाता है तो लिम्फोपीनिया कह देते हैं उसको हम। ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब ये जो WBC होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं फैगोसाइट और दूसरे होते हैं लिम्फोसाइट। फैगोसाइट जो होते हैं ये साइज में बहुत बड़े होते हैं। आज तक कोई भी वायरस का साइज 0.3 माइक्रोन से लेकर 0.15 माइक्रोन के बीच में पाया गया है। ये कोरोना वायरस ही है जो कि 0.6 माइक्रोन साइज का पाया गया है, लेकिन फिर भी 15 माइक्रोन का जो हमारा वाइट ब्लड सेल है उसके सामने ये फिर भी कुछ नहीं। इसका साइज इतना छोटा है कि WBC का जो साइज है, बेशक संख्या में WBC कम होते हैं, लेकिन एक एक WBC 15 माइक्रोन का कई करोड़ों की संख्या में वायरसों को टैकल करने में, उनको फैगोसाइटिस के माध्यम से उनको एनगल्फ करके समाप्त करने में, उनके DNA को ब्रेक करके उन्हें डिस्ट्रॉय करने में बहुत सक्षम पाया जाता है। अब ये जो WBC है, इसकी दूसरी कैटेगरी होती है लिम्फोसाइट। आपने देखा होगा अक्सर जब भी हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है तो जो डॉक्टर है वो इमीडिएटली ब्लड टेस्ट के लिए बोलता है और कहता है देखना चाहिए, और वो रीडिंग जब आती है हमारी, उसमें वो देखता है कि न्यूट्रोफिल का लेवल जो है वो बढ़ा तो नहीं है कहीं। बेसिकली न्यूट्रोफिल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया के साथ फाइट करने में बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। तो डॉक्टर क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर न्यूट्रोफिल का लेवल अधिक है, इसका मतलब कहीं ना कोई वायरस है। तो ब्लड टेस्ट हमें ये नहीं बताता कि कौन सा वायरस शरीर में घुस गया है। वो जो हमारे रिएक्शन में बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली जो न्यूट्रोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, हाइसिनोफिल्स हैं, कई तरह के जो नेचुरली अकरिंग फैगोसाइट्स हैं, जब उनकी मात्रा बढ़ जाती है तो डॉक्टर एक अंदाज़ा लगाता है कि हाँ, इसके शरीर में क्योंकि न्यूट्रोफिल लेवल बढ़े हुए हैं तो हो सकता है इसके शरीर में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो। डॉक्टर को तब भी ये नहीं पता लगता है कि इसके शरीर में जो अब इन्फेक्शन हो रहा है या इसको जो सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है वो फैगोसाइट्स ये फैगोसाइट्स की वजह से हो रहा है या लिम्फोसाइट्स की वजह से हो रहा है। और वो उठा के क्या करता है, सबसे पहले आपको उठा के एंटीबायोटिक दे देता है, और आप जो है वो खुशी खुशी एंटीबायोटिक को लेके घर आ जाते हो, ये सोच के कि भाई मेरा इलाज अब हो जाएगा। इसके बारे में मैं आपके साथ बाद में और डिटेल में चर्चा करूंगा कि कैसे किसी भी वायरस का आज तक ट्रीटमेंट पॉसिबल हुआ ही नहीं है। सारे के सारे ट्रीटमेंट प्योरली सिम्टम को डाउन करने में हुए हैं। बुखार चढ़ गया तो पैरासीटामोल ले लो, अगर गले में दर्द है तो विटामिन B ले लो, अगर रिकवरी जल्दी करवानी है तो B कॉम्प्लेक्स ले लो,
अगर आपने और ज़्यादा चीज़ें प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स की एक न्यूट्रिशन चार्ट बता देते हैं, पानी ज़्यादा पियो दवाई के साथ साथ। इस तरह की जो हमारी सिम्टोमेटिक मेडिसिन हैं, यानी कि जो एलोपैथिक मेडिसिन है, वो तीर और तुक्के का काम करती हैं। लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून सेल हैं, जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं जिनको हम कहते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होते हैं हमारे टी लिम्फोसाइट्स। जो बी लिम्फोसाइट है वो एक तरह का हमारी बॉडी का मिलिट्री इंटेलिजेंस सिस्टम है। मिलिट्री इंटेलिजेंस सिस्टम का काम क्या होता है? राडार जैसे हमारा आसमान में होता है, वो दुश्मन के ऊपर नजर रखता है। इसी तरह से जो बी लिम्फोसाइट होते हैं, वो हमारा जो मिलिट्री इंटेलिजेंस सिस्टम है, वो टारगेट को आइडेंटिफाई करता है। टारगेट क्या होता है? हमारे शरीर पर हमला करने वाले जो एंटीजेंस हैं, जो भी वायरसेस हैं, जो भी पैथोजन की लिस्ट में हम इनको डाल देते हैं, उनको ये पहचान लेता है, क्योंकि उनकी एक स्पेसिफिक शेप होती है, उनका एक स्ट्रक्चर होता है। आपने देखा होगा कोरोना वायरस की शेप आपने बार बार जगह जगह देखी होगी। उसके ऊपर जो है कुछ इस तरह के एंटीजेंस लगे हुए होते हैं, टी शेप के एंटीना से लगे हुए होते हैं। उन एंटीनास जो है उनको आइडेंटिफाई करने के बाद जो बी लिम्फोसाइट है हमारे, उनके साथ लॉक करते हैं अपने एंटीबॉडीज को छोड़कर। जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या रिलीज करते हैं? एंटीबॉडीज। और वो एंटीबॉडीज जो हैं वो इन एंटीजेंस को लॉक कर लेते हैं। लॉक करके, आइडेंटिफाई करके, लॉक करके, उसके बाद जो हमारे टी सेल है, जिनको हम सोल्जर कह सकते हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस सिस्टम ने क्या किया? आइडेंटिफाई किया। टी सेल्स ने क्या किया? अपने सैनिक भेजे। सैनिक जो हैं वो हमारे टी सेल हैं, और ये क्या करते हैं? इन जो एंटीजेंस को लॉक करके जो हमारे एंटीबॉडीज बैठ जाते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, उनको ये आइडेंटिफाई इजीली कर पाते हैं, और इन इन्वेडर्स को डिस्ट्रॉय करने में हमारे टी सेल्स का बड़ा ही सेल भी कह देते हैं, जैसे टी सेल जो है वो हमारे किलर सेल कहलाते हैं। इस सिस्टम को हमें डिटेल में समझना बड़ा जरूरी है, इससे पहले कि मैं आपको थेरेपीज बताऊं, क्योंकि जो भी हमारी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड थेरेपीज हैं, ट्रीटमेंट हैं, चाहे वो आयुर्वेद के हैं, चाहे वो आसनों के माध्यम से हैं, उसको आप तभी समझ पाओगे जब मैं आपको ये बता पाऊंगा कि किस तरह से हमारे लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स काम करते हैं। तो ये जो टी लिम्फोसाइट भी होते हैं, ये कुल संख्या में 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है साइटोटॉक्सिक सेल। साइटोटॉक्सिक सेल जो होता है, इनका काम होता है अटैक करना। और ये जो साइटोटॉक्सिक सेल होते हैं हमारे टी लिम्फोसाइट्स की जो एक कैटेगरी है, ये हमारी बोन मैरो में और थाइमस में पाए जाते हैं। थाइमस हार्ट के पीछे होता है, और हमारी हड्डियों के अंदर जहाँ स्टेम सेल्स होते हैं वहाँ बोन मैरो होते हैं। तो जब ये जो बोन मैरो के अंदर पाए जाने वाले स्टेम सेल्स मेच्योर हो जाते हैं, तो ये थाइमस में चले जाते हैं, और वहां जाकर ये टी सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो टी सेल की कैटेगरी, जिसको हम साइटोटॉक्सिक या किलर सेल कह देते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। आपने देखा होगा कि जब भी किडनी ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट कोई करवाता है, तो बहुत सारे टेस्ट बताए जाते हैं कि भाई आपका ब्लड मैच करना चाहिए, आपकी केमिस्ट्री मैच करनी चाहिए, ये दुनिया भर के टेस्ट जो हैं वो आपके मैच करने चाहिए, तभी आपका किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये जो हमारे साइटोटॉक्सिक सेल होते हैं, जो अटैकिंग सेल होते हैं, किलर सेल होते हैं, जब भी ये किसी फॉरेन बॉडी को देखते हैं तो उसको ये इन्वेडर ही समझते हैं कि ये हम पे अटैक करने आया है। चाहे वो हेल्दी हो, चाहे वो अनहेल्दी हो, किसी भी नई चीज के ऊपर अटैक करने का काम साइटोटॉक्सिक सेल का होता है। तो जब भी कोई उन्हें नया सेल किडनी के रूप में दिखाई देगा, ये इमीडिएटली उसके ऊपर अटैक कर देंगे, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। इसी को हम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि कैंसर जो है वो अनट्रीटेबल रहता है। इसी तरह से आपने देखा होगा टाइप 1 डायबिटीज जो बचपन से होती है, जिसके अंदर की जो हमारे बीटा सेल है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करना ही बंद कर देते हैं पेनक्रियास के माध्यम से, क्योंकि वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी ऐसी होती है कि वो हमारे सेल्स को काम ही नहीं करने देती, वो फंक्शन ही नहीं करने देती। दूसरी जो कैटेगरी है हमारी, उसको हम कहते हैं टी हेल्पर सेल्स।
पहले वाले साइटोटॉक्सिक मतलब टी सेल सी, दूसरा है हेल्पर टी सेल्स। ये जो हेल्पर टी सेल हैं, ये लिम्फोकाइन नाम का एक केमिकल जो है उसे सीक्रेट करते हैं, और इन हेल्पर सेल का काम होता है बी सेल को एक्टिवेट करना कि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे, और साथ ही साथ इमीडिएटली जो भी बॉडी के अंदर नया पैथोजन या कोई भी नया बैक्टीरिया वायरस आया उसके ऊपर अटैक कर देना। तो डबल काम क्या हो गया, एक तो ये कि बी सेल को मैसेज दे दिया कि अब आप तुरंत फटाफट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कीजिए, और तुरंत जो है साथ की साथ जो है अटैक भी शुरू कर दिया जितना उससे संभव है। जो भी जितने सेल्स को वो किल कर सकता है उनको आइडेंटिफाई करके उनको अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय करने में। तो डबल काम है हेल्पर सेल का। तीसरे हमारे सेल होते हैं जो कि टी सेल की कैटेगरी जिसे हम कह देते हैं सप्रेसर सेल। सप्रेसर सेल जो हैं वो जैसे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं हमारे, अगर बच्चे बहुत शोर मचा रहे हों, बहुत ज़्यादा हुड़दंग कर रहे हों, तो घर में बड़े बुजुर्ग उनको कह देते हैं शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। तो सप्रेसर सेल का जो कार्य है वो शांत करने का है। क्योंकि क्या होगा कि ये जो बी सेल और जो हमारे टी हेल्पर सेल हैं, ये अपने काम को जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन में, सॉरी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी की तरह जब ये अपना अटैक करना शुरू करते हैं तो ये रुकते नहीं हैं। ये तब तक अपना अटैक चालू रखते हैं जब तक कि हेल्दी सेल भी ना डिस्ट्रॉय हो जाए। तो सप्रेसर सेल का जो काम होता है वो बी सेल और हेल्पर सेल की एक्टिविटी को रोकने का होता है, ताकि वो हमारे खुद के हेल्दी सेल्स को भी डिस्ट्रॉय ना कर दें। चौथी और आखिरी कैटेगरी होती है हमारी मेमोरी सेल की। मेमोरी सेल का संबंध सीधे सीधे हमारे इम्यून सिस्टम की वैक्सीनेशन के साथ होता है। आपने देखा होगा जो वैक्सीनेशन होती है वो अक्सर जो है दो प्रकार की होती है। एक होती है पैसिव। पैसिव वैक्सीनेशन का तात्पर्य है कि जब भी मदर को किसी तरह का, जैसे चिकन पॉक्स या कोई भी उसको अटैक होता है किसी पैथोजन का, तो मदर की बॉडी एंटीबॉडीज रिलीज करती है, और वो जो एंटीबॉडीज हैं वो बच्चा पेट में यदि हो तो वो पेट में उन एंटीबॉडीज को एब्जॉर्ब कर लेता है और स्वयं अपने आप ही इम्यून हो जाता है। लेकिन ये बहुत थोड़े समय के लिए इम्यूनिटी काम करती है, इसको हम पैसिव इम्यूनिटी कह देते हैं। मदर के मिल्क से भी बच्चा बहुत सारे एंटीबॉडीज को ग्रहण कर लेता है और उसका सिस्टम बहुत हद तक स्ट्रांग बन जाता है, लेकिन ये बड़ी छोटे समय की होती है इम्यूनिटी। जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं वैसे वैसे हमारा सिस्टम स्ट्रांग होता चला जाता है, हमें वैक्सीन मिलती चली जाती है। ये वैक्सीन का जो काम है वो हमारे मेमोरी सेल करते हैं। आपने देखा होगा लो ग्रेडेड वायरस को हमारे बॉडी के अंदर जानबूझकर वैक्सीनेशन क्या है, लो ग्रेड वायरस को रिलीज किया जाता है जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता। उससे क्या होता है, हमारे जो मेमोरी सेल हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और मेमोरी सेल जो है इन वायरसेस को न्यूट्रलाइज करने के बाद ये जो मेमोरी सेल हैं वो हमारे ब्लड में बड़े लंबे समय तक फ्लोट करते रहते हैं। ये एक तरह के चौकीदार की तरह काम करते हैं, और जब भी इन्हें किसी तरह का दोबारा से अटैक दिखाई देता है, जैसे आपने देखा होगा जब किसी को चिकन पॉक्स हुआ हो तो दोबारा चिकन पॉक्स कभी नहीं होता, क्योंकि उसको वैक्सीनेशन दिया जा चुका होता है। तो ये जो मेमोरी सेल होते हैं इनके दो काम होते हैं। एक तो ये याद रखते हैं कि पहले जो पैथोजन आया था अगर दोबारा से वही चिकन पॉक्स का पैथोजन आया है तो ये क्या करते हैं, इमीडिएटली बी सेल्स को कहते हैं भाई एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करो। कुछ जो हैं सेल, मान लीजिए 10 सेल हैं, 7 सेल जो है इमीडिएटली अटैक कर देते हैं, और 3 सेल जो हैं वो जाके बी सेल्स को इन्फॉर्म करते हैं कि भी आप तुरंत एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर दीजिए। तो ये मेमोरी सेल जो हैं वो बड़े लंबे वर्षों तक, कम से कम 10-10 साल तक हमारे शरीर के अंदर वैक्सीन के माध्यम से और नेचुरली भी ब्लड के अंदर फ्लोट करते रहते हैं, और ये नज़र रखते हैं जगह जगह कि यदि कोई दोबारा से सेम कैटेगरी का जिसे वो पहचानते हैं, जो उनकी मेमोरी में होता है, वो तुरंत उसके ऊपर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें बड़ा ज़रूरी है कि हम ये भी समझें कि जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं हमारे, उनकी कितनी कैटेगरीज होती हैं। 2 प्रकार के लिम्फॉइड ऑर्गन हैं, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। जैसे मैंने अभी बताया, जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है उसमें बोन मैरो और थाइमस है, यानी किसी भी प्रकार का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारा अगर बॉडी में एंटर कर गया कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस, इमीडिएटली जो बोन मैरो है उससे
प्रोड्यूस हुए बी सेल्स और थाइमस में प्रोड्यूस हुए टी सेल्स अटैक करके उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं और मेटाबोलाइज करके शरीर से बाहर निकाल देते हैं। जो सेकेंडरी सिस्टम ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन है हमारा, उसमें आता है स्प्लीन, हमारे लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, गले में जो आपने देखा होगा टॉन्सिलाइटिस सूज जाता है, वो क्या होते हैं, ट्रैप कर लेते हैं पैथोजेंस को और खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उन पैथोजेंस को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसी को हम टॉन्सिलाइटिस कह देते हैं। अपेंडिक्स हमारी पेयर्स पैचेस, पेयर पैचेस जो हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर जो म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं, जिसमें कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है हमारी, जो मुंह से लेके शुरू होकर नीचे तक जाती है, पूरा गट तक जाती है, और यूरिनरी जो हमारी ट्रैक है और जेनाइटल जो ट्रैक है, यूरोजेनाइटल ट्रैक के जिसे हम कह देते हैं, ये सारे के सारे जो हमारे मेमोरी सेल्स हैं वो इस ट्रैक में, इस पर्टिकुलर सिस्टम में ऊपर से नीचे तक हमारे पाए जाते हैं, जो कि सेकेंडरी सिस्टम है। अब हमें ये बड़ा ज़रूरी है कि हम कैसे अपने इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करें। अब हम उसके ऊपर आते हैं। बहुत सारी जो हमारी थेरेपीज़ हैं बायोमेडिकल साइंस ने डेवलप की हैं, जिसमें कि हम मेडिकेशंस का यूज़ करते हैं, खासकर जो हमारी लिम्फोसाइट से रिलेटेड जो हमारे कैंसर्स हैं, जो कि डायरेक्टली जो हमारे इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है। डायबिटीज़ है जिसमें सबसे पहले इम्यून सिस्टम ही हमारा इफ़ेक्ट होता है। इसमें हम बहुत सारी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनोथेरेपीज़ का, एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स, कैंसर वैक्सीन्स, इसी तरह से लैब में जो हम ग्रो करते हैं टी सेल थेरेपी, इसी तरह से बाई स्पेसिफिक टी सेल एंगेजर्स, जिसमें कि हम ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के लिए मैन मेड एंटीबॉडीज़ को डेवलप करते हैं लैब में, और इन टी सेल किलर सेल्स को जो है बॉडी में हम दोबारा से इंजेक्ट करते हैं ताकि वो जो ट्यूमर सेल हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दें। ये सारी जो पद्धतियां हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इंट्रावेनस है या वो स्किन के माध्यम से स्किन कैंसर को ट्रीट करने के लिए रब करने की टेक्निक हो, इन सब को बायोमेडिकल साइंस जो है एक्यूट कंडीशंस के अंदर, जहाँ पर कि व्यक्ति की मौत होने का चांस है, उस केस के अंदर जब हम यूज़ करते हैं, तो ये सब हमारी जो थेरेपीज़ हैं जिनको हम इम्यूनोथेरेपीज़ करते हैं, ये अलग अलग तरह की थेरेपीज़ यूज़ होती हैं। लेकिन ये जो मैं आपको टेक्निक्स इम्यूनोथेरेपीज़ बता रहा हूँ, ये एक्सट्रीम केसेस हैं जो कि बहुत ही कम होते हैं। मुश्किल से 2 या 3% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर कि इम्यूनोथेरेपी चाहिए, वरना आप देखेंगे कि जितने भी हमारे बायोमेडिकल साइंसेस के ट्रीटमेंट हैं, वहाँ सब जगह पर कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, कैम कह देते हैं हम इसको, कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपीज, यानी होलिस्टिक अप्रोच अप्लाई की जाती है। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये नहीं है कि ट्रीटमेंट ही हो जाएगा। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये है कि यदि आपको कोई एंडेमिक या कोई असाध्य रोग भी है, मान लीजिए ऐसा कैंसर है ब्लड का कि जो ट्रीट नहीं हो सकता, कम से कम ये जो अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं वो आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देती हैं। तो कई जगह ऐसा भी पाया गया है, बहुत से ऐसे एफिशिएंट आयुर्वेद में ट्रीटमेंट हैं, जैसे पिछले स्पीकर ने बताया, जिनके माध्यम से इन CAM टेक्निक्स का यूज़ बहुत से ऐसे सर्जन, बहुत से ऐसे डॉक्टर्स क्लेम भी करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट आयुर्वेद की मेडिसिन, चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन के माध्यम से, होम्योपैथी के कॉम्बिनेशन से और नेचुरोपैथी के माध्यम से ट्रीटमेंट भी किया गया है। अब भी आपने देखा होगा कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी हमारी मेडिसिन जो हैं, जो हमारे BMS के डॉक्टर हैं वो सजेस्ट करते हैं। इवन के आयुष मंत्रालय ने भी, आपने देखा होगा, हमें हल्दी का अधिक प्रयोग करने के लिए कहा, जीरा है, अदरक है और सिनेमन है जिसे दालचीनी हम कह देते हैं, काढ़ा बनाने की अलग अलग टेक्निक्स हैं, वाटर इनटेक बढ़ाइए। तो ये सारी जो हमारी डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, इसी तरह से बहुत सारी मैनिपुलेटिव बॉडी बेस्ड, जैसे एक्यूप्रेशर है, कायरोप्रैक्टिस मसाज है, माइंड बॉडी थेरेपीज़ में कोग्निटिव थेरेपीज़, एरोमा थेरेपी, योगा, आयुर्वेदा, एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन, इमेजरी, इस तरह की जितनी भी थेरेपीज़ हैं, इनमें ये पाया गया है कि जो पेशेंट हैं वो 3 से 6% के करीब अपनी बीमारी को ठीक कर पाए हैं।
या यूं कहें कि अगर उनको डॉक्टर ने ये कह दिया कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ 2 साल बची है, तो ऐसे पेशेंट जो इन थेरेपीज़ को एज ए होलिस्टिक यूज़ करते रहे हैं, उनकी लाइफ स्पैन काफ़ी बड़ा है, कम से कम 10 से 15 वर्ष। एक तो पेशेंट को मैं भी जानता हूं जो मल्टीपल माइलोमा के पेशेंट थे, मैंने उनको ट्रीट किया और वो 40 साल तक जिए। उसका रीज़न ये है, उन्होंने मन में ये धारण कर रखा था कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मल्टीपल माइलोमा आपको पता होगा एक बहुत सीरियस कंडीशन होती है, जिसमें व्यक्ति को बोन का और ब्लड का दोनों का कैंसर होता है। तो ये असाध्य रोग है, इसका ट्रीटमेंट संभव नहीं है क्योंकि पेशेंट की एज बहुत ज़्यादा थी, वो 70 वर्ष के थे जब उनको ये बीमारी डिटेक्ट हुई। बीमारी तो बहुत पहले से थी, 50 वर्ष की उम्र तक थी, लेकिन उसके बाद 20 साल और वो जिए। उनकी डेथ जो है 90 इयर्स में हुई और आप हैरान होंगे कि डॉक्टर्स ने जो कॉज ऑफ डेथ है वो भी उन्होंने लिखा, कॉज ऑफ डेथ इज नॉट नोन। उसका कारण ये है कि उनकी बॉडी के सेल इतनी जबरदस्त तरीके से चेंज हो गए थे उनके माइंड की वजह से, उनके एटीट्यूड की वजह से, उनके भगवान का नाम ओम का उच्चारण वो अक्सर किया करते थे, उस वजह से उनकी टोटल बॉडी केमिस्ट्री जो है वो चेंज हो गई थी और एक्सरसाइज वो रेगुलर करा करते थे। तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका जैसा कंट्री जहां पर कि कई हजार बिलियन डॉलर्स का खर्चा इन बीमारियों के इलाज में खर्चा होता था, योग जैसी नॉन इन्वेजिव टेक्निक और आयुर्वेद जैसी नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स ने उन लोगों के कितना जबरदस्त इकोनॉमी के ऊपर प्रभाव डाला। और ये सारी टेक्निक हमारे देश से ही सीखकर विदेशों में लोग वहां भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभी हाल ही में एस व्यासा का नाम सुना होगा आपने, स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान बेंगलोर ने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाकर यौगिक प्राणायाम का भेजा मेडिकल डॉक्टर्स के लिए। और वो जो यौगिक प्राणायाम था वो पेशेंट्स के लिए भेजा था, लेकिन डॉक्टर्स ने भी उन एक्सरसाइजेस को किया और ये पाया गया कि कम से कम 1000 लोगों ने अपने स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी को बहुत हद तक उस पर्टिकुलर योग की एक्सरसाइज से रिड्यूस किया। वो कुछ नहीं था, बस हाथ उठाकर लेफ्ट राइट घूमकर इनहेल एक्सहेल करने की कुछ एक्सरसाइज थी। 10-10 मिनट के वो वीडियोस थे। तो उनको ये फीडबैक मिला कि लगभग 1000 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो है आपकी इन एक्सरसाइजेज को अपनी इम्यून सिस्टम को, अपने माइंड को स्टेबल और बैलेंस रखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो टेक्निक्स हैं इन सब के ऊपर बहुत अधिक शोध अभी भी चल रहा है और उम्मीद ऐसा करते हैं कि ये आगे भी चलता रहेगा और इसका जो इफेक्ट है वो ना केवल हमारे बॉडी बट माइंड एंड सोल तीनों के ऊपर बहुत इफेक्टिवली पाया गया है। ऐसी बहुत सी रिसर्चेस चल रही हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी ये चलेंगी। इसमें मैं दो चीज़ों के ऊपर अंत में प्रकाश डालना चाहूँगा। पहला है हमारा आसन। देखिए हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ये कोई, इसके अंदर जो जिस भी तरह के विकार आते हैं वो मेनली आते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की वीकनेस के कारण। कहते भी हैं कि 70% जो रोग हैं वो हमारे पेट से होते हैं। तो जब भी हम आगे झुकने वाले ट्विस्टिंग आसन, डिफिकल्ट आसन जैसे वक्रासन, मत्स्येंद्रासन, परिव्रत उत्कट आसन, इस प्रकार के आसनों को करते हैं तो एक ब्लड फ्लो हमारा जो होता है वो टुवर्ड्स हमारा लिम्फेटिक सिस्टम वो बॉडी के अंदर इंक्रीज होता है। अब जैसे ही हमारा ये ब्लड फ्लो बॉडी के अंदर ज़्यादा फ्लो करने लगता है तो हमारे जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनको किल करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं। इसके अलावा हमें परहेज के रूप में, जैसे आयुर्वेद में बताया जाता है कि यदि आप आसन कर रहे हैं, यदि आप ध्यान कर रहे हैं, आप प्राणायाम कर रहे हैं तो हाई फैट डाइट मत लीजिए, अल्कोहल मत लीजिए, स्मोकिंग मत करिए। जो अलग अलग तरह के दुनिया भर के टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जाते हैं, जो परफ्यूम के माध्यम से, क्रीम्स के माध्यम से, अलग अलग डिओड्रेंट के माध्यम से, इन सब का भी अधिक कम से कम प्रयोग हमें, जिस समय हम शोधन की प्रक्रियाएं, जिस समय हम इम्यून सिस्टम को हम टारगेट करके शमन और शोधन आयुर्वेद में कहा गया है, टॉक्सिन्स को आम बताया गया है। जैसे अभी बताया वात, पित्त और कफ की जब जो हमारी एक पर्टिकुलर वात की जब सबसे ज़्यादा हमारी शरीर के अंदर प्रवृत्ति दोष बढ़ जाता है तभी हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न होते हैं। इनके बारे में भी आयुर्वेद में 2 क्रियाएं बताई गई। एक है बैलेंसिंग दी दोषांश जिसको हम शमन क्रिया कहते हैं, एक बताया गया है शोधन। शमन जो है वो आसन भी करते हैं। शमन का तात्पर्य होता है आयुर्वेद आसन और प्राणायाम का माध्यम जो है वो दोनों चीजों के लिए काम करता है।
यानी कि नरिशमेंट प्रोवाइड करना जो हम डाइट न्यूट्रिशन ले रहे हैं, प्लस बैलेंसिंग। दोनों का काम आसन भी करते हैं, आयुर्वेद भी करता है, ध्यान भी करता है और प्राणायाम भी करता है। और जो आयुर्वेद है वो ट्रीटमेंट थेरेपी ज्यादा बताई गई है, क्योंकि यदि असाध्य रोग है, यानी कि बहुत साल तक हमने अपने इम्यून सिस्टम की तरफ यदि ध्यान नहीं दिया है और हमारा लिवर कमजोर हो गया है, हमारी किडनीज कमजोर हो गई हैं, तब हम आयुर्वेद की तरफ जाते हैं। तब भी हम दवाइयों की तरफ नहीं जाते हैं। दवाई जो है, जो मेडिसिन है, वो भी आयुर्वेद में तब तक ही नहीं सजेस्ट की जाती जब तक कि हमारा इम्यून सिस्टम अपने आप अपना काम कर रहा है। यानी कि हमारी बॉडी में स्वेट आ रहा है, हमारा यूरिन का कलर ठीक है, हमारी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है सही समय पर निकल रही है, जो हमारे नेचुरल सिस्टम है उन्हीं को बूस्ट करने का यदि हमारा मेथड 99% जो हमारे आसन है, प्राणायाम है, इनसे हमारा सिस्टम वैसे ही इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखता है। किसी भी तरह की मेडिसिन की आवश्यकता अभी भी नहीं पड़ती। अगर पड़ती भी है तो हम शोधन और शमन प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्लेंजिंग के अंदर षटकर्म, जिसमें नेति, धौती, नौली, बस्ती, कपालभाति और त्राटक का हम प्रयोग करते हैं। पंचकर्मा के अंदर वॉमिटिंग आपने देखा होगा, वमन जिसे कह देते हैं। इसी तरह से पर्जेटिव टेक्निक्स हैं, एनीमा है, नेजल मेडिकेशन है, और ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए हम बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी की सारी जो हमारी टेक्निक्स हैं, ये शोधन का जो कार्य करती हैं, ये कंप्लीटली हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करती हैं बाय क्लियरिंग एंड क्लेंजिंग। अब ये जो क्लियरिंग एंड क्लेंजिंग है, इसके बाद भी हमें परहेज करने पड़ते हैं। आपने देखा होगा अक्सर ये कहा जाता है कि आप हल्की डाइट लीजिए, बहुत हैवी काम मत करिए। तो ये कार्य अगर बाद में भी परहेज आपने करने ही है, ऑपरेशन के बाद भी करने हैं, और जो है मेडिसिन के बाद भी करने हैं, शोधन के बाद भी करने हैं, तो इनको पहले ही क्यों ना कर लें, पहले ही हम इनको क्यों ना अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। तो कुछ कॉमन सेंस ऐसी हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में, जैसे अभी एक रिसर्च आई उसके अंदर डॉक्टर ने बताया कि आपके शरीर में यदि 4 चीजों की कमी नहीं है तो आपको कभी भी कोई भी वायरस जो है इम्पैक्ट नहीं कर सकता। सबसे पहले उन्होंने बताया कि आप हमेशा जो मूंग की दाल है उसका स्प्राउट यूज करो, क्योंकि उससे प्रोटीन मिलता है। नंबर 2 उन्होंने बताया जिंक। जिंक जो है वो हमारे पपीता, हमारे जो है वाटरमेलन और मस्क मेलन में सबसे ज्यादा जिंक मिलता है। इसी तरह से उन्होंने बताया ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बॉडी के अंदर जो है जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा आपको आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनेगा। इसी तरह से उन्होंने बताया तुलसी का जितना प्रयोग आप अधिक से अधिक करते हैं, आप कड़ी पत्ते का प्रयोग करते हैं, आप जीरे का प्रयोग करते हैं, आप मेथी दाने का प्रयोग करते हैं, उतना अधिक से अधिक आपकी बॉडी के अंदर हरी सब्जियां खाने से आपको आयरन डेफिशिएंसी, लाल रंग के जितने भी फल हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इनमें आपको फ्लेवोनॉइड्स मिलते हैं, कैटेकोलामीन्स मिलते हैं, इसके अंदर आपको नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है। तो आपका इम्यून सिस्टम अपने आप ही ठीक रहेगा। आपकी बॉडी में कभी भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं हो सकती यदि आप आंवले का प्रयोग करते हैं, नींबू का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी कॉमन चीजें हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को न्यूट्रिशन के माध्यम से बहुत स्ट्रांग बनाने में और ऑटोमेटिकली डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करती हैं। ये सिस्टम को सप्रेस करने की बजाय सपोर्ट करती हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। उम्मीद है आप सभी को इन सब चीज़ों से फ़ायदा हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए योग दिवस केवल योग दिवस तक सीमित ना रहे। हर रोज़ हमें मनाना चाहिए फादर्स डे, हर रोज़ मदर्स डे भी होना चाहिए, योगा डे भी रोज़ ही होना चाहिए। केवल 21 जून को ही योगा नहीं करना, रोज़ योगा अपनाइए, रोज़ नेचुरोपैथी अपनाइए, तो आप कभी भी रोगी नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for your invaluable ideas expressed in your very informative scientific discourse. हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर वायरसेस और बैक्टीरिया का अटैक होता रहता है और होता रहेगा। तो सर आपने बताया है जरूरत है कि हमारा इम्यून सिस्टम इम्प्रूव हो और स्ट्रॉन्ग हो। सर, you have discussed knowledgeably on a variety of things. We are really thankful to you. Thank you once again, sir. Now, I would like to invite the guest of honor of the day, Dr. Hukam Singh, Controller of Examinations, Kurukshetra University, Kurukshetra. I'm reading his biodata. Dr. Hukam Singh got his doctorate degree in political science in 1996
He has been serving as Controller of Examinations, Kurukshetra University, Kurukshetra since 1st September 2006 till today. He has 29 years of teaching experience and educational administrative in Haryana government and Kurukshetra University. He has been widely acclaimed for his administrative skills by UGC, NAC PO team, and HRD ministry from time to time. He was appreciated by Shri Rajnath Singh, Honorable Home Minister, Government of India, for his well organization of convocation in 2017. He has organized various motivational programs for his employees also. He organized state-level workshop on examination reforms in 2018 under the chairmanship of Mrs. Jyoti Arora, IAS, and the then Principal Secretary, Higher Education, Haryana. With his sole efforts, Kurukshetra University stands as the only university of Northern India which has digitalized old result sheets of 56 years from 1960 to 2015, benefiting more than 1 crore students. He is a member of University Court and various other committees. He has been holding various other positions such as Finance Officer, Deputy Registrar, and Assistant Registrar of various sectors. He got Bharat Jyoti Award and Certificate of Excellence from India International Friendship Society, New Delhi. The International Publishing House, New Delhi, conferred upon him the Best Citizens Award of India in 2013. Last but not the least, I must say that he is well versed with the role, working and functioning of all the departments and branches of the university. Sir, I extend a hearty welcome to you and invite you to express your views on the occasion. Dr. Hukam Singh Sir, Controller of Examination, Kurukshetra University, Kurukshetra. Hello. Hello. Yes, sir, you are audible. Hello. हाँ अच्छा ओके ओके आदरणीय डॉक्टर बलदेव कुमार जी वाइस चांसलर श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र and chief guest of today 6th International Yoga Day program, Dr. Vikram Singh ji, eminent speaker from Jawaharlal Nehru University, Dr. Anupma Arya ji, Principal Arya Girls College, Ambala Kent, Dr. Sarita Chaudhary ji, Convener of today's event, Professor Amandeep Mukherjee, Co-Convener, Teaching Faculty, Media Person, and dear participants. सबसे पहले तो मैं आज मैडम अनुपमा आर्य जी को और पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि आज उन्होंने योग दिवस के ऊपर ये कार्यक्रम रखा है और जिस तरह से ये स्पीकर्स जो है उन्होंने बुलाए डॉक्टर बलदेव कुमार जी और अपने एमिनेंट स्पीकर विक्रम सिंह जी, उनको मैं सुन रहा था लगातार और काफ़ी ज्ञानवर्धक बातें वो बता रहे थे और इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे भी निश्चित रूप से अपना ज्ञानवर्धक करने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं आपका योग के बारे में डॉक्टर बलदेव कुमार जी ने आयुर्वेद के बारे में इतनी चर्चा कर दी है कि उनसे ज़्यादा कुछ कह पाना तो संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन ये है कि कुछ प्रैक्टिकल सी बातें जो डे टू डे की लाइफ में हम कर सकते हैं उन पर थोड़े से विचार आपसे साझा करूँगा। योग जो है सबसे सस्ता साधन है। आधुनिक युग में प्रत्येक व्यक्ति कार्यकुशल होना चाहता है, फिट रहना चाहता है, बिना बीमारी के जीना चाहता है।
और डेली रूटीन वर्क में हम फिट नहीं रह सकते जब तक कि हम अपने आप को योग या एक्सरसाइज से नहीं जोड़ते, व हमारे शरीर को स्वस्थ रखने की नहीं सोचते। आज व्यक्ति का जो शेड्यूल है इतना व्यस्त होता जा रहा है कि उसको अपने लिए प्रॉपर समय निकालने के लिए समय नहीं मिलता, जबकि ये बहुत जरूरी है कि कम से कम 24 घंटे में से 1 घंटा हम अपने लिए, अपने शरीर के लिए निकालें और उस 1 घंटे का सदुपयोग हम अपने आप को फिट रखने के लिए, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए, अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए इस 1 घंटे का प्रयोग करें। प्रत्येक व्यक्ति लंबा जीवन जीना चाहता है, वो भी बिना स्ट्रेस और स्ट्रेन के। वो तभी संभव है जब हम योग या एक्सरसाइज के माध्यम से अपने शरीर को ठीक रखें और पूरा ध्यान अपने शरीर का रखें। योग करने के लिए ज़्यादा समय या ज़्यादा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति अपनी रिक्वायरमेंट अपने उचित समय के अनुसार योग कर सकता है ताकि अपने शरीर को स्वस्थ रख सके। योग के माध्यम से हम अपने शरीर को शारीरिक, मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं और शारीरिक रूप से अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो जो कार्य कुशलता है हमारी वो बढ़ जाती है और अपनी थोड़े समय में अधिक कार्य कर सकते हैं। जो व्यक्ति की ग्रोथ है वो व्यक्ति की ग्रोथ साउंड बॉडी, साउंड माइंड और साउंड स्पिरिट पर निर्भर करती है। इन सब को हम योग के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं। बढ़ती जा रही है। योग को काफी समय तक इग्नोर करके दोबारा से हम योग की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए कि योग व खेल के माध्यम से अपने शरीर को ठीक रखें ताकि हमारी इम्यूनिटी ठीक रह सके व रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो सके। वह इसका प्रचार व प्रसार करें ताकि समाज को इसका लाभ मिल सके। योग प्रतिदिन भी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ हफ्ते में 4 दिन 5 दिन ऐसा शेड्यूल हम बना सकते हैं। इसी तरह अगर थोड़ा सा खेलने की तरफ ध्यान दिया जाए, तो शरीर की फिटनेस की तरफ ध्यान दिया जाए, तो उसके माध्यम से हम जो है शरीर को ठीक कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रख सकते हैं ताकि हम आने वाली जो बीमारियां हैं उनकी चुनौतियों से लड़ सकें और अपने आप को स्वस्थ महसूस कर सकें और अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सकें। तो ज़्यादा कुछ न बोलते हुए अंत में आयोजकों को इस कार्यक्रम की सफलता की बधाई देता हूँ और सभी को धन्यवाद देता हूँ। Thank you, sir. Mamta ma'am, are you here? धन्यवाद सर, बहुत बहुत। Mamta ma'am, धन्यवाद सर, बहुत बहुत।
हाँ जी, हाँ जी। सर का वो डिस्कोर्स खत्म हो गया है शायद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। आपने बहुत सही कहा कि यदि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो हमारी कार्यकुशलता बहुत बढ़ जाती है और थोड़े ही समय में हम ज्यादा कार्य कर सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, thank you. Now I hand over the digital platform to Professor Amandeep Makkar for initiating the query session. थैंक यू ममता मैम। सर ये सेशंस इतने फ्रूटफुल थे। इफ वी जस्ट स्टार्ट टेकिंग क्वेरीज डायरेक्टली तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बट few queries I have selected from the chat box. First query is मतलब we can say that there is 100% cancer treatment possible in Ayurveda. I think this question goes to Dr. Ram sir. Am I audible, sir? Baldev sir, Hello. people want to ask कि बलदेव सर, लोग जानना चाहते हैं क्या कैंसर का 100% ट्रीटमेंट पॉसिबल है? इसमें ऐसे है, जितने भी कैंसर के पेशेंट एलोपैथी दवाई लेते हैं उसके साथ साथ यदि वो आयुर्वेद की दवा भी करते हैं तो उसमें जो रेडियो जो कीमोथेरेपी के हैजार्ड्स हैं तो वो कम देखने को मिलते हैं। और कुछ पेशेंट का ऊपर ऐसा भी उन्होंने केवल आयुर्वेद की ट्रीटमेंट का चयन किया, तो जैसे ही वो आयुर्वेद की ट्रीटमेंट का चयन करते हैं तो ठीक तो वो नहीं पाते, लेकिन उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफी अच्छा होता है और लगभग उतने ही समय तक वो जी पाते हैं जितना एलोपैथी में यदि दवा लेते हैं तो वहां भी वो रोग तो असाध्य ही है, लेकिन आयुर्वेदिक दवा लेने वाले लोगों का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफी अच्छा हो जाता है और वो घूमते फिरते अपना काम करते हुए बेड रिडन नहीं होते। तो इस प्रकार का वो है आयुर्वेदिक। सर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये माइंड स्टेट भी है, एक मेंटल स्टेट है। एक प्रॉब्लम जैसे कि अभी हमें विक्रम सर ने बताया कि एक पेशेंट को 20 साल के बाद प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई। जब तक नहीं पता था तब तक ठीक है, जब इस प्रॉब्लम का किसी भी इंसान को पता चल जाए कि अंदर क्या चल रहा है तो साइकोलॉजिकली वो और इल होना शुरू हो जाता है। थैंक यू सो मच सर। एंड वन मोर क्वेश्चन इज देयर कि हम किस तरह से हम क्या स्टेप्स उठा सकते हैं टू प्रमोट आयुर्वेदा। जैसे कि अभी आपने बोला कि आयुर्वेदा की जो टेक्निक है, जो इसकी थेरेपीज हैं वो न्यूट्रोपी वाली है, तो ऐसी क्या टेक्निक्स हैं जिसके माध्यम से हम आयुर्वेदा को प्रमोट करना चाहते हैं? अभी मैं चैट में देख रही थी बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आ रहे थे कि आयुर्वेदा प्रमोट होना चाहिए, लेकिन इसके लिए स्टेप्स एज सच कोई नहीं उठाए जा रहे हैं। तो सर आप क्या सजेशन देंगे इस बारे में? आयुर्वेद की तरफ से तो काफी अच्छे स्टेप्स उठे हुए हैं, बस खाली जो पब्लिक है उसको ही आयुर्वेद तक आके अपने रोगों की चिकित्सा के लिए आना चाहिए। और जैसे कि एक हमारे सम्मानीय वक्ता है उन्होंने कहा कि 2 प्रकार की थेरेपी आयुर्वेद में होती है, शोधन और शमन। इसलिए जो पुराने रोग हैं जिनको थोड़ी क्रोनिक व्याधियां हो चुकी हैं तो वो शोधन करवा के फिर शमन चिकित्सा लें तो अच्छा लाभ उनको रहता है। और अभी नया नया रोग है किसी को तो नए नए रोग में केवल शमन थेरेपी से भी काम चल जाता है। तो इसलिए तो अब आयुर्वेद की तरफ अपना रुझान बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कोविड के संदर्भ में हरियाणा में भी 400 पेशेंट्स पे हमने दवाई दी और एलोपैथी हॉस्पिटल में जाकर के दी। वहीं पे जो कोविड सेंटर बने हुए थे तो उनमें महासुदर्शन घनवटी और षडंग पानीय इसका प्रयोग किया। ऐसे 2 ग्रुप्स में, एक में केवल आयुर्वेदिक दवा और जो एलोपैथी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल था स्टैंडर्ड, और एक ग्रुप ऐसा कि जिसमें केवल एलोपैथी दवाई दी जा रही थी। तो जो आयुर्वेद वाला ग्रुप था उसमें काफी अच्छे रिजल्ट रहे और पहले ही टेस्ट में वो सब नेगेटिव हुए पेशेंट।
और में केवल एलोपैथी थी, तो उसमें पहले टेस्ट में, दूसरे में, तीसरे में ऐसे 15-20 दिन तक भी पेशेंट रहे। लेकिन कुछ पेशेंट शुरू में जैसे 5वें 7वें दिन भी ठीक हुए, लेकिन जिनको आयुर्वेद की दवा चल रही थी वो 5 से 7 दिन में निश्चित रूप से सारे ही नेगेटिव हुए। तो ऐसा एक रुझान मोटा मोटा पता चलता है। थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है इस तरह के शोध, इस तरह के रिसर्च बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक प्रूफ मांगती है। हम लोग हर चीज़ का प्रूफ मांगते हैं। जितने ज़्यादा ट्रीटमेंट इससे होंगे, इसका प्रचार होगा, उतना ही ज़्यादा ये यूज़ में आएगा। थैंक यू सो मच सर। सर एक क्वेश्चन था डॉक्टर रंजू प्रिहान की तरफ से कि इज इट ऑलवेज नेसेसरी टू डू योग इन द मॉर्निंग? समटाइम्स इट हैपन कि मॉर्निंग में सब लोगों का शेड्यूल बहुत बिजी होता है और योग भी कहीं ना कहीं हम चाहते हैं करना, तो क्या किसी और टाइम भी कर सकते हैं योग हम? सर एम आई ऑडिबल टू यू? हाँ, योग की आप किससे पूछ रहे हैं प्रति? सर आप इससे पूछ रही हूँ, अदरवाइज आई स्विच। सर कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो योग है और आयुर्वेद है उसका बहुत गहरा कनेक्शन है, उसका एक गहरा कनेक्शन है, तो मुझे लगता है कि उससे वो अछूता नहीं है। तो आप इसके बारे में कुछ इस पे बताएं कि योग करने का राइट टाइम क्या होना चाहिए, और अगर मॉर्निंग में नहीं करते तो कोई और अल्टरनेट टाइम है उसके लिए? अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन तो मैं इसका आंसर इस तरह से दूंगा। योर माइक्स ऑफ। मतलब ये तो मानती हो बहुत है। मैडम आप ही को म्यूट करना पड़ेगा, वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं इन बातों को। सर एक्चुअली वो मेरे लिए मल्टी प्रोसेसिंग हो रही है, आई जस्ट ट्राई। ये आसन करने का योग सर में मैं एक बार के कोई लिए समय कॉल कर रही नहीं है। वो दे दो बच्चे को, कोई नहीं। रोटी हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ जी, कर दिया म्यूट आपने? जी सर मैंने म्यूट ऑल कर दिया। ओके, देखिए ऐसा है, आसन करने से पहले ये जरूर ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा पेट भरा हुआ ना हो। जी। बाकी आसन जो है वो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कैटाबॉलिक भी प्रोसेस होता है और एनाबॉलिक प्रोसेस भी होता है। अब जैसे जितने भी सोने से पहले हमने आसन करने हैं वो सब इन्वर्टेड पोस्चर्स होने चाहिए, ताकि जो ब्लड का फ्लो है वो हमारे ब्रेन की तरफ हो, और सेरोटोनिन हार्मोन और मेलाटोनिन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है नींद अच्छी आने के लिए, उसके लिए हमें जितने भी फॉरवर्ड बेंडिंग और लेग रेजिंग आसना है वो सोने से पहले करने चाहिए। बल्कि बहुत सी ऐसी रिसर्च है जो ये बताती है कि जिन महिलाओं में इंसोम्निया की प्रॉब्लम थी, डिमेंशिया रिलेटेड इश्यूज थे, उसका मेन कारण जो है नींद ठीक से ना आना था। उन लोगों को 11 मिनट का इन्वर्टेड पोस्चर्स, और जब उनको ये 11 मिनट के मेडिटेशन टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की गई, जिसके अंदर केवल सो हम का प्रयोग उन्होंने किया, यानी 7 मिनट तक उन्होंने इस प्रकार के मंत्रों का उच्चारण किया और उसके बाद इन्वर्टेड पोस्चर्स को यूज किया, और बाईं करवट जब वो सोई, उनके थोड़ा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो थे, लाइफस्टाइल चेंजेस वो भी बताए गए, तो ये पाया गया है कि वो 6 से 7 घंटे बहुत गहरी नींद ले पाए। तो कई बार क्या होता है, बहुत सारी बीमारियों का डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं पॉसिबल, लेकिन आप कुछ इस तरह के लाइफस्टाइल चेंजेस को अडॉप्ट करके इस प्रकार के आसनों को, जो कि एनाबॉलिक हों, बहुत हैवी एक्सरसाइज यदि आप करेंगे तो आपका बॉडी बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो आपको नींद वैसे ही नहीं आएगी। इसलिए जो हैवी एक्सरसाइजेज है, बहुत ज्यादा टफ आसन है, हठ योग के आसन है, वो रात में नहीं करने चाहिए सोने से पहले। तो रिलैक्सेटिव जो आसन है हमारे सहज रूप से किए जाने वाले, प्लस मेडिटेशन, और कुछ ऐसे प्राणायाम हैं
जैसे भस्त्रिका प्राणायाम कभी सोने से पहले नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा ब्रेन जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, खासकर हमारी जो प्री फ्रंटल और फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो उसको बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देती है। तो आसन जो है वो हर वक्त के लिए बने हुए हैं, इवन खाने के बाद भी आप वज्रासन में बैठेंगे, सुखासन में बैठेंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि अच्छा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर होता है। तो कौन सा आसन कर रहे हैं इस समय पर, कौन सी टेक्निक आप अडॉप्ट कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। थैंक यू सर। और सर एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी जो ये वैसे ये मेरी तरफ से है कि योगा की राइट एज क्या होती है? जैसे हम कहते हैं कि बच्चों को योगा नहीं करना चाहिए या योग करना चाहिए, तो कुछ अलग योग बच्चों की उम्र के हिसाब से होते हैं, टीनेजर्स के लिए अलग होते हैं, अंडर टीनेजर एज के अलग होते हैं। इस पे आप थोड़ा सा बताएंगे? ये योग के अंदर ना बहुत सारे खेल भी हैं, या यूं समझ लीजिए खेलों के माध्यम से योग सिखाया जाता है। जब हम जॉयफुल लर्निंग की बात करते हैं तो छोटे बच्चे की रिक्वायरमेंट उसको पकड़ के डंडा मार के आप बिठा कर कहो तो मेडिटेशन कर, अब तू ये वाला आसन कर, वो नहीं कर पाएगा। छोटे बच्चों को तो ऐसे वैरायटी ऑफ गेम्स कराने पड़ेंगे, ऐसे खेल खेल में योग कराना पड़ेगा। जैसे आसनों के नाम आपने देखे होंगे, टिड्डी के नाम पे शलभासन है, जो डायनेमिक मूवमेंट वाली हमारी एक्टिविटीज हैं, जिनको हम खेल खेल में ग्रुप में बच्चों को एक दूसरे के साथ मिलाकर कराते हैं, प्ले वे मेथड से कराते हैं, उन सभी क्रियाओं को जब हम कराते हैं तो वो बच्चा एक्चुअली तैयार होता है धीरे धीरे 3 4 साल 5 साल के अंदर। 12 वर्ष की उम्र से उसकी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है, उसका माइंड स्टेबल बनता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है स्पोर्ट्स का और योगा का, जब इसको हम लेके शुरू से चलते हैं, जिसमें इंडिविजुअल गेम्स भी होने चाहिए और जो है टीम गेम्स भी होने चाहिए, फॉरवर्ड बेंडिंग है तो बैकवर्ड बेंडिंग के ऐसे बहुत सारे पोस्चर्स, बहुत सारे गेम ऐसे होने चाहिए, बैलेंसिंग के गेम होने चाहिए, डिसीजन मेकिंग के, रिएक्शन टाइम के, आई हैंड कोऑर्डिनेशन के बहुत सारे गेम है। आपने देखा होगा पुराने समय में हम कोकला छिपाकी खेलते थे, गिट्टे खेलते थे, आई हैंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने के लिए, फाइन मोटर कंट्रोल के लिए। तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज का एक मिक्सचर होता है। मैं समझता हूँ कि 10 12 साल तक की उम्र तक बच्चे को एक्सपेरिमेंट कर लेने देना चाहिए कि वो कौन से पोस्चर को किस तरह से कितने अच्छे तरीके से कर पाता है। कोई जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है वो आसन को ही बहुत अच्छे से कर पाता हो सकता है उसके अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आसन के अलावा लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करने की, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ज्यादा डेवलप हो जाए। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बच्चे को इन्फॉर्म्ड चॉइस देता है। जैसे खो खो है, कबड्डी है, ये सारे के सारे इसके अंदर जितनी भी हमारी कंसंट्रेशन की जरूरत है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, हमारे फेफड़ों की क्षमता को जो ये बढ़ाते हैं, तो ये सब कॉम्बिनेशन हमारे प्ले वे मेथड में जॉयफुल लर्निंग के जिसके अंदर हम सिखाते हैं आर मोर यूजफुल रादर देन कि हम पकड़ के उसे जबरदस्ती मेडिटेशन या जबरदस्ती एक पर्टिकुलर पोस्चर को सिखाएं। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से बताया और आपने बहुत अच्छे से सब टेक्निकल टर्म्स को भी डिस्क्राइब किया, बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपने बताया। एक क्वेश्चन और सर आपके लिए है कि जो वैक्सीनेशंस होती है, हम जब अपने चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं तो हम वैक्सीनेशन देखते थे, कुछ एक ही आती थी और वो हम सरकारी हॉस्पिटल से लगवा लेते थे, लेकिन आज टाइम वैक्सीनेशंस और भी आ रही हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर और बहुत सारी कुछ एज के हिसाब से इवन 35 40 प्लस के लिए भी वैक्सीनेशन आ रही हैं। तो एक पर्सन को उसके लिए मतलब ही शुड गो फॉर दैट वैक्सीनेशन और शुड अवॉइड वैक्सीनेशन? देखिए वैक्सीनेशन जो है वो एक तरह का आर्टिफिशियल सिस्टम है हमारी बॉडीज के अंदर एंटीबॉडीज को रिलीज करने का। जहां पर वैक्सीनेशन कहाँ सबसे ज्यादा चलता है आपने देखा होगा, वैक्सीन ये जो बीच में प्लीज म्यूट कर देंगे, कौन है ये जो, आप अपना प्लीज ऑडियो म्यूट कर लीजिए। सर मैं एक बार फिर से म्यूट ऑल कर रही हूँ, ब्रिजेश जी अपना ऑडियो बंद कर लीजिए प्लीज। ओके
ये वैक्सीनेशन जो है वो आर्टिफिशियल तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को डालने की प्रक्रिया है। इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे पोलियो वैक्सीनेशन ड्राइव आपने देखा होगा, बहुत कामयाब रहा है। चिकन पॉक्स वैक्सीनेशन बहुत काम ऑफ वैक्सीन प्रेजेंट है, उसको सिर्फ एक्टिवेट करने की जरूरत है। आपको क्या लगता है इस समय किसी के गले में वायरस नहीं है? दिल्ली वालों के तो सबसे ज्यादा गले में वायरस है। मुझे लग रहा है अम्बाले वालों के भी इतना पोल्यूशन है कि सबके जो फेफड़ों में टीबी और गले में वायरस सबके ही। सर वो एक्टिवेट कब होता है जब आप ठंडी WHO ने इम्यूनिटी इसीलिए इंडियंस की स्ट्रॉन्ग बताई है कि हम इतने pollution के अंदर भी survive कर रहे हैं। मैडम कुछ नहीं समझ में आया मेरे। सर मेरा ये मानना है कि जो WHO ने ये डिक्लेयर किया है कि इंडियंस की इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, शायद उसका कारण ये है कि अभी तक हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहते आए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, तो हमारी बॉडी रेजिस्टेंस हो गई है। इज दैट ट्रू सर? डू यू बिलीव दिस थिंग? देखिए, दो चीजें हैं। रेजिस्टेंस है, मैं मानता हूं कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वायरस को कंट्रोल करने की, वायरस को न्यूट्रलाइज करने की एबिलिटी ज्यादा है। ये बात तो सच है आपकी, क्योंकि विदेशों में क्या हो रहा है कि वो इतने साफ एनवायरनमेंट में रहते हैं कि उन लोगों को जैसे ही कोई वायरस जरा सा भी टकराता है तो उनकी बॉडी जो है हाइपर रिएक्ट कर जाती है। इसलिए वहां मौतें बहुत ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि वहां पॉल्यूशन है ही नहीं। वहां पानी जो है इतना प्योर है कि वो वायरस को इमेजिन ही नहीं कर सकते कि किसी तरह का वायरस और बैक्टीरिया उनके यहाँ आ भी सकते। जबकि हम लोग जो है इस बात से बेफिक्र हो जाते हैं कि क्योंकि हमारा जो सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए हमें इसमें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वायरस है। लेकिन दोनों चीजें जो है ना वो एक्सट्रीम है। हमारी बॉडी में वायरस कैरी करना एक अलग विषय है, लेकिन जो व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक है या सिम्प्टोमेटिक भी है, अगर वो 10 वर्ष से कम बच्चे के कांटेक्ट में आता है या वो 65 साल के अधिक व्यक्ति के जिसका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो वो इन्फेक्शन ट्रांसफर करता है। हम सारे कैरियर हैं, और जैसे ही हम थोड़ा सा भी ठंडा पानी पीते हैं तो हम इमीडिएटली बीमार हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वायरस बहुत ज्यादा है हमारी बॉडी के अंदर। तो दोनों नुकसान और फायदे दोनों हैं, क्योंकि हम कैरियर हैं और हम जो है दूसरे को उसको ट्रांसफर ना करें, तो हमें पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो टॉक्सिन्स हैं, जो हमारी बॉडी, हमारे यहाँ बैक्टीरियाज हैं, वो बहुत ज्यादा है। बार बार हमें हाथ धोने के लिए क्यों कहा जाता है, बार बार ये क्यों कहा जाता है कि आप नहाना चाहिए, आपको पर्सनल हाइजीन यूज करनी चाहिए। हमारे जिम के अंदर आप देखिए जाते हैं, जब हम योगा की क्लासेस में मैं देखता हूँ लोगों को पूरी तरह से पसीना आ रखा होता है। उसी पसीने के अंदर वो लोग एक ही तरह का गिलास, एक ही तरह के वेट्स, अलग अलग चीजों को वो टच करते हैं, इसीलिए जिम नहीं खुल रहे, क्योंकि पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखा ही नहीं जा पाएगा। जबकि जो विदेश में है ये पर्सनल हाइजीन ये बहुत अधिक ऑब्जर्व की जाती है। तो हमारी प्रॉब्लम इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने के अलावा पर्सनल हाइजीन ना रखना ज्यादा है। इसीलिए हम लोगों के यहाँ पर वैक्सीनेशन भी ज्यादा होती है। और होता क्या है कि इसका स्प्रेड इसलिए ज्यादा है क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत अधिक है। हमारी जनसंख्या तो अधिक है ही, डेंसिटी ऑफ पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा है। उसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारे टॉक्सिन्स पाए जाते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस सब्जियों में भी मिलेंगे। आजकल तो दवाइयां, वैक्सीन भी नकली आ रही है, दूध नकली है। 17,000 करोड़ की जो है वो खपत है, जबकि जो है मैन्युफैक्चरिंग है वो मुश्किल से 10,000 करोड़ भी नहीं है, 10,000 लीटर भी नहीं है दूध की। तो इसका मतलब दूध नकली आ रहा है। सारा कैंसर जो है वो दूध, मिल्क प्रोडक्ट से हो रहा है। इसीलिए मेडिकल डॉक्टर्स ज्यादातर ज्यादा ये कह रहे हैं कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स और नॉन वेजिटेरियन को छोड़ दीजिए। फिर अब आप उसको छोड़ेंगे तो आधी बीमारियों का इलाज तो वैसे ही होगा। और हमारे यहाँ एक और एडवांटेज है, हमारे यहाँ 5 तरह के मौसम पाए जाते हैं। 5 मौसम हमारे यहाँ पाए जाते हैं, जबकि विदेश के बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर आपको 3 या 4 प्रकार की ऋतु पाई जाएंगी। 5 ऋतु हमारे यहाँ, हर प्रकार की प्रकृति हमारे यहाँ पाई जाती है, हर प्रकार की वनस्पति। 30,000 किलोमीटर की तो हमारी कोस्ट लाइन है। इसी तरह से हमारे यहाँ हर प्रकार का टेम्परेचर है। आपने देखा होगा स्पोर्ट्स में भी जो है एक्लेमेटाइजेशन के लिए आपको -47 डिग्री टेम्परेचर भी मिल जाएगा और 48 डिग्री टेम्परेचर, 50 डिग्री तक भी जो हमारे रेगिस्तान में मिल जाएगा।
जो हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन टेम्परेचर भी मिलेगा। हमारे ट्राइबल जो है उनको तो वायरस कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा वो आंवला, हरड़ और बेरडा का प्रयोग करते हैं। तो हमें केवल अपनी न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज की जो हैबिट्स हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा। हमें किसी तरह की इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम कभी नहीं हो सकती। Thank you so much for elaborating and explaining the concept so well, sir, in a very technical language and simple too. मतलब इतने टेक्निकल बात को इतने सिंपल तरीके से समझाना, इट्स रियली अ आर्ट। साइंस के साथ साथ ये आर्ट भी है। थैंक यू सो मच सर। Now I hand over this digital podium, digital mic to my friend, my colleague, Dr. Sarita Chaudhary. Ma'am, if you have some queries on the behalf of participants, kindly ask from sir, Baldev sir, Vikram sir. Thank you so much for valuable sessions. Ma'am, do you have any query? Sarita ma'am? Sarita ma'am, am I audible to you? हाँ जी, ऑडिबल मैम। नो, कोई क्वेरी नहीं है, बस मैं थैंक्स ही करना चाहूंगी। ओके। हेलो। हाँ जी सरिता मैम, जरूर, बिल्कुल। एम आई ऑडिबल मैम? जी, यू आर ऑडिबल। हेलो। हाँ जी सरिता मैम, यू आर ऑडिबल। ओके ओके। मैं सभी विद्वानों का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए। हेलो मैम, यू आर हेलो। यू आर ऑडिबल, प्लीज कंटिन्यू। ओके। मैं सभी विद्वानों का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर हमारा ज्ञानवर्धन किया। इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि कुलपति महोदय जी ने अपने वक्तव्य में हमें आयुर्वेदा के बारे में बताया कि आयुर्वेद पूर्ण चिकित्सा है। आयुर्वेद और योग के माध्यम से हम स्वस्थ रह सकते हैं। यदि मनुष्य अपनी प्रवृत्ति, वात, कफ, पित्त, रज, कम के बारे में पता करके उसका निवारण करे, तो उसका निवारण करके वो स्वस्थ रह सकता है और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है। योग हमें मोक्ष तक ले जाता है और मोक्ष मिलने के बाद सभी वेदनाओं की समाप्ति हो जाती है। कुलपति महोदय ने बहुत ही गहराई से आयुर्वेद पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इसके बाद हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर विक्रम सिंह ने वायरस और इम्यूनिटी के बारे में बताया कि हमें अपने इम्यूनिटी के बारे में 10% भी जानकारी नहीं है। हमारा ऑटोमेटिक इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में ही है। हम आयुर्वेद, योग, आसन, नेतियां, किचन मसाले, स्प्राउट्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स से अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं।